हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब कि जो आपकी यूनिट है ना। आज से यूनिट 2 का पार्ट 3 हम करने वाले हैं। तो चलो इसमें क्या देखना है, इसमें हमारे जो डिमांड का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, डिमांड का टॉपिक क्या हो रहा है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड का क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। जिसने जिसने इसके नोट्स बनाने हैं प्लीज़ बना लेना, क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हो, लिखते हो ना, तो ये आपको एग्जाम में लास्ट मोमेंट में हेल्प करती थी और मैं आपको सीरीज में बता भी चुकी हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। और स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ईजी तरीके से। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं डिमांड पे। और हम एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, या आप बुक साइंस के भी हो, नो प्रॉब्लम, हम सबको पता है कि डिमांड क्या होती है। कहते नहीं मार्केट में डिमांड बढ़ रही है यार, ये आईफोन जो है ना, इसका प्राइस जैसे गिरेगा तुम देखना कितना डिमांड होने लगेगा, होता है ना। तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज दिस डिमांड? डिमांड क्या होती है? डिमांड को हम समझेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मान लो आईफोन का प्राइस गिरता है तो तुम क्या बोलोगे कि क्या होगा? तो मैम आईफोन की डिमांड बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करेंगे, ज़्यादा लोग खरीदेंगे, है ना। तुम यही बोलोगे और इस चीज़ को तुम बोलते हो कि ये क्या होती है, डिमांड होती है। क्योंकि जब किसी का प्राइस गिरता है तो हमें पता है कि लोग उसकी मांग करने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि तुम मांग करना चाहते हो, ठीक है, तुमको भी है कि हाँ मुझे भी आईफोन चाहिए, प्राइस गिर गया, बट तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो क्या वो तुम्हारी डिमांड होगी? या मान लो तुम्हारे पास पैसे भी हैं, देन टू तुम बस बोल रहे हो कि हाँ मैं आईफोन चाहता हूं, मेरे पास पैसे मैं खर्च भी करना चाहता हूं, तो भी क्या वो डिमांड होगी या नहीं होगी? क्वेश्चंस यहां से अराइज होते हैं कि डिमांड एग्जैक्टली में क्या होती है, मतलब सिर्फ वांट है, डिजायर है, या क्या है डिमांड? क्योंकि हमें लगता है डिमांड मतलब डिजायर, वांट, हम कुछ चाह रहे हैं तो दैट इज डिमांड। मैम व्हाट्स अ प्रॉब्लम? बट जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपना स्टडी भी किया होगा कि डिमांड की मीनिंग इकोनॉमिक्स में क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। तुम अपने नॉर्मल लाइफ में किसी को भी वांट को, डिज़ायर को, सबको वांट मतलब इसको डिमांड कह सकते हो, बट डिमांड इकोनॉमिक्स में क्या है, स्पेसिफिक है। क्या है समझते हैं। डिज़ायर क्या होती है? सबसे पहले आती है डिज़ायर। हम हर चीज़ में जो हमें चाहिए होता है हम उसकी डिज़ायर करते हैं। हम कहते हैं यार मुझे ये चाहिए, है ना, आई विश कि ये मेरे पास होती, आई विश कि मेरे पास आईफोन होता, आई विश कि मेरे पास BMW होती। और मैं पता क्या विश कर रही हूँ इस टाइम पे, आई विश कि मेरे पास जो एप्पल स्मार्ट वॉच है ना, मुझे बड़ी पसंद आई है, मैं विश करूँ काश मेरे पास वो होती। सो दिस इज माई क्या, डिज़ायर। ये क्या है, मेरी डिज़ायर है। तो मैम ये वांट क्यों नहीं है? बेटा ये वांट इसलिए नहीं है ना क्योंकि वांट क्या होती है, वांट इफेक्टिव डिज़ायर होती है। क्या होती है? इफेक्टिव डिजायर होती है। इफेक्टिव मतलब मैम, इफेक्टिव मतलब बेटा सिर्फ मैं चाह नहीं रही हूँ कि मैं काश करके हाय होता, इस पे रुकी नहीं हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं उसको लेने के लिए, है ना, और मैं खर्च करने को भी क्या हूँ, तैयार हूँ। कि ऐसा नहीं कि मैं पैसे हैं फिर भी मन चुरा रही हूँ, नहीं यार, ऐसा बहुत लोग करते हैं, है ना, चाहते भी हैं फिर पैसे भी जेब में आते फिर सोचते हैं यार मन नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है मेरा, मेरे पास 3 चीजें हैं, मतलब मेरे डिज़ायर है प्लस मेरे पास पैसा भी है उसको खरीदने के लिए और मैं खर्च करने को तैयार भी हूं, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मेरी वांट। क्या कहलाएगी? वांट। तो डिज़ायर क्या होती है? जस्ट अ विश, कि मैं चाहती हूं ऐसा हो, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, बस जब मेरे पास उस डिज़ायर के साथ पैसा भी आ जाएगा और मैं तैयार भी हूं खर्च करने को, तो वो मेरी क्या बनेगी? वांट। समझ में आया? क्या बनेगी? वांट। वांट क्या होती है? इफेक्टिव डिजायर। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आती है डिमांड। डिमांड क्या होती है? अब मैम वांट ही तो मुझे लग रहा है डिमांड होती है, इसमें क्या ही हो गया मैम, पैसे भी तो हैं, खरीद सकते हैं, खर्च करने को तैयार है, तो भी डिमांड ही तो हुई। बेटा वांट डिमांड होगी, बट तुम्हें वांट में कुछ एलिमेंट्स ऐड करने होंगे, तब इकोनॉमिक्स उसको क्या कहेगी, अपने दरवाजे खोलेगी और कहेगी आओ बेटा तुम डिमांड हो। तो 3 एलिमेंट इसमें भी तुम्हें चाहिए। क्या? क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। और ये गांठ बांधो, जब भी एग्जाम में डिमांड की डेफिनेशन लिखोगे तो तुम हमेशा टाइम को, क्वांटिटी को, प्राइस को मेंशन करोगे,
क्योंकि तुम नहीं करोगे तो तुम वांट पे हो, और इकोनॉमिक्स उसको क्या करेगी, कंसीडर नहीं करेगी। तो डिमांड में 3 एलिमेंट ऐड करने, क्या कि जैसे मैं बोली कि मुझे आईफोन चाहिए और मेरे पास पैसे भी हैं और मैं तैयार हूँ, सो दिस इज नॉट डिमांड। डिमांड क्या होगी, डिमांड तब बनेगी, वो सही से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, जो कर रहे हो भी छोड़ो, ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट iPhone 17, one iPhone 17 basically, I want one iPhone 17 at rupees 1 lakh from Delhi market। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया तुम्हें कि मुझे किस क्वांटिटी पे चाहिए। वेग नहीं होती डिमांड, डिमांड स्पेसिफिक होती है, क्लैरिफाई करती है हर एक चीज कि मुझे एक आईफोन चाहिए और कौन सा मॉडल 17 वाला चाहिए, है ना। तुम कलर वाला भी स्पेसिफाई कर सकते हो और ज्यादा स्पेसिफिक चाहते हो तो। और मैंने बोला कि मैं किस प्राइस पे लेना चाहती हूँ, 1 लाख पे। अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तो मैं नहीं ले सकती, है ना, तो मैं 1 लाख पे लूंगी उससे। कहाँ से लूंगी वो भी बता रही हूँ मैं कि दिल्ली मार्केट से लूंगी। किस टाइम पे लूंगी ये भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ, नेक्स्ट मंथ। सो आई वॉन्ट वन आईफोन 17 नेक्स्ट मंथ एट रुपीज 1 लाख फ्रॉम दिल्ली मार्केट। सो दिस इज डिमांड। तो तुम्हें समझ में आ रहा है फर्क क्या है कि डिमांड एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक प्राइस और एक स्पेसिफिक पीरियड को क्या करती है, मेंशन करती है। क्या करती है, मेंशन करती है। मतलब डिमांड तब बनेगी जब तुम वांट को पूरी तरीके से स्पेसिफिक सटीक तरीके से एक्सप्लेन करो कि बस मैं चाह नहीं रही हूँ मेरे पास पैसा, अरे भाई मैं चाहती हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ लेना भी चाहती हूँ, इस प्राइस पे लेना चाहती हूँ, इस जगह से लेना चाहती हूँ, और बताओ, सब कुछ क्लियर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिमांड। जैसे आई विल बाय 3 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे एट 40 पर लीटर। जैसे तुम कहते हो मैं 3 लीटर दूध लूंगा 40 रुपए पर लीटर पे हर वीक, तो ये तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी डिमांड होती है। क्या होती है, डिमांड होती है। सो इन इकोनॉमिक्स डिमांड रिफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing and able to buy at a given price during a given period of time। तो डिमांड क्या आप बोलोगे, डिमांड मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी। स्पेसिफिक क्वांटिटी किसकी, कमोडिटी की, वो जो कंज्यूमर क्या करना चाहता है, विलिंग है। विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, मतलब चाह भी रहा है और उसके पास पैसे भी हैं, टू बाय एट अ गिवन प्राइस। किस प्राइस पे लेगा, जो प्राइस वो बता रहा है या जो चल रहा है मार्केट में उस पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। मान लो मैं बोल रही हूँ हाँ मैं आईफोन लूंगी और एक आईफोन लूंगी 17 वाला और 80,000 रुपीज़ का लूंगी, हाँ लूंगी, बस हो गया। अरे आपको बताना होगा कि कब लेंगे आप, टाइम तो बताइए, तो फिर वो डिमांड थोड़ी ना होगी। मतलब 3 चीजें होनी ही होनी चाहिए, क्वांटिटी, टाइम और पीरियड। इतना स्पेसिफाई इसीलिए किया क्योंकि फीचर बेटा इसी से बनेंगे, क्योंकि फीचर किससे बनेंगे, इसी से बनेंगे। कि क्या होता है डिमांड का फीचर, पहला स्पेसिफिक क्वांटिटी, हाउ मच, कितना लेना है हमें, स्पेसिफाई करता है। मतलब डिमांड क्लियरली चीजों को स्पेसिफाई करता है, पहला बताएगा कि कितनी क्वांटिटी। तो डिमांड ऑलवेज रिफर्स टू अ डेफिनेट एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी तुम्हें चाहिए उसको क्लियरली क्या करता है, डिमांड बताता है। इट इज नॉट वेग, वेग नहीं है कि कुछ बोल रहे हो, कुछ मिल्क या कुछ ये थोड़ा सा चावल लेंगे, नहीं, एग्जैक्ट नंबर में बताओ, थोड़ा ओड़ा नहीं, कितना चावल, 2 किलो चावल। तो मतलब डिमांड हमेशा स्पेसिफिक क्वांटिटी बताती है। दूसरा प्राइस, डिमांड मस्ट ऑलवेज बी स्टेटेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। डिमांड को हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस पे बताएंगे, स्पेसिफिक क्वांटिटी पे बताएंगे और प्राइस पे भी बताएंगे कि कितने प्राइस पे, स्पेसिफिक बताओ। अ कंज्यूमर मस्ट स्पेसिफाई द प्राइस ही इज विलिंग टू पे। कंज्यूमर को बताना पड़ेगा कि वो कौन सा प्राइस रेडी है बेच, मतलब देने को। क्वांटिटी डिमांड चेंज विद द प्राइस, सो एसेंशियल है भाई, क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है प्राइस के साथ। मान लो अगर प्राइस 50 रुपए किलो है आम का, तो मैं 2 किलो लेने को तैयार हूँ, और प्राइस अगर 100 रुपए किलो हो जाएगा तो मैं बस 1 किलो लूंगी। तो मुझे जरूरी है ना कि मैं अगर क्वांटिटी बतानी तो प्राइस भी बताऊं,
क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा मैं अपनी क्वांटिटी तो बदल सकती हूँ ना, इसीलिए ज़रूरी होता है कि मैं प्राइस भी बताऊंगी। 3 लीटर ऑफ मिल्क लूंगी 40 पर लीटर पे, अगर प्राइस बढ़ गया तो भाई मेरी क्वांटिटी बदल सकती है, ठीक है। तो प्राइस बताना भी जरूरी है कि तुम कितना ले रही हो, क्वांटिटी तो बताया तुमने, लेकिन कितने प्राइस पे वो क्वांटिटी लेने को तैयार हो ये भी बताओ। नेक्स्ट इज टाइम। डिमांड मस्ट बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को ही बताएगा कि भाई मैं इतनी क्वांटिटी लेना चाहती हूँ, इस प्राइस पे लेना चाहती हूँ, लेकिन किस टाइम पे लेना चाहूंगी ये भी तो बताऊंगी ना। तो कब लेना है, पर डे लेंगे, पर वीक लेंगे, पर मंथ लेंगे, पर ईयर लेंगे, ये भी बताएंगे कि 3 लीटर ऑफ मिल्क एट 40 रुपीज पर लीटर पर डे लेने को तैयार हूं। मार्केट कहां से लेंगे ये भी बताएंगे। डिमांड इज ऑलवेज मेड इन द मार्केट। डिमांड कहां होती है, मार्केट में होती है। मार्केट मतलब जगह ही नहीं कि फिजिकल प्लेस को तुम मार्केट कहोगे कि सड़क के किनारे मैम जो हमारे यहाँ मार्केट लगती है बाजार, वहीं से लेंगे। अरे बेटा ऑनलाइन नहीं ले सकते क्या, ले सकते हैं मैम, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, क्विक कॉमर्स है, सब जगह ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। तो मार्केट कोई स्पेसिफिक प्लेस तक थोड़ी ना रिस्ट्रिक्टेड है, वो सारी प्लेस कवर करेगी जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। डिमांड ऑफ मिल्क इन द लोकल मार्केट और ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट कहीं भी कर सकते हैं। तो तुमको समझ में आया कि डिमांड क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। हमें टाइम भी बताना होगा, हमें प्राइस भी बताना होगा, हमें क्वांटिटी भी बतानी होगी उसकी, है ना, समझ गए। सो डिमांड वेग नहीं होती, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, मार्केट सब मेंशन करोगे तभी तुम्हारी वांट क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी, राइट। इसीलिए इधर वाली मीनिंग में देखो क्लियरली मेंशन है कि डिमांड मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर विलिंग है और एबल है बाय करने के लिए, किस प्राइस पे, गिवन प्राइस पे, किस टाइम पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लाइक आई विल बाय 3 लीटर ऑफ मिल्क पर डे एट 40 पर लीटर फ्रॉम माई नियर मार्केट, ठीक है। तो ये क्या हो गई मेरी डिमांड। क्लियर हुआ डिमांड का कॉन्सेप्ट, समझ में आया। अब किसी को डाउट है कि डिजायर्ड, वांट, डिमांड अलग होती है, अब नहीं होगी, ठीक है, हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड पे। और अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमें कंफ्यूजन है, आप एक काम करो वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से देखो, और अब की बार लिख लिख के नोट्स बनाना, तब नहीं होगी कंफ्यूजन, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड पे कि डिमांड के टाइप्स कितने होते हैं। डिमांड कैन टेक डिफरेंट फॉर्म डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड व्हाई कमोडिटी इज डिमांडेड। क्वांटिटी की मतलब जो डिमांड हो रही है किसी चीज़ की, वो क्यों हो रही है, ठीक है, वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके बेसिस पे डिमांड के काफ़ी टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहला है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब क्या मैम, तुम खुद सोचो जॉइंट मतलब क्या होता होगा। मतलब ऐसी मैम डिमांड जो जुड़ी हुई है, हाँ कहीं ना कहीं तुम सही पहुंच गए हो, बस अब थोड़ा सा स्पेसिफिक आते हैं। When 2 or more goods are demanded together to satisfy a single want, it is known as joint demand. रीड करो इसको, बोला जब 2 या 2 से ज्यादा गुड्स की डिमांड की जाती है एक साथ, क्यों, एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। जैसे तुमने कार खरीदी तो कार के साथ तुम्हें पेट्रोल की भी डिमांड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, कि कार पानी से चलाओगे, पानी से तो चलाओगे नहीं, पेट्रोल तो तुम्हें चाहिए होगा। अब कुछ बोल रहे होंगे नहीं मैम हम तो डीजल लेंगे, मैम हम तो सीएनजी लेंगे, अरे कुछ तो लोगे ना साथ में, मतलब लोगे, हाँ, तो उसकी डिमांड की वजह से क्या होगा, उसकी भी डिमांड होगी, ये क्या हो गई तुम्हारी जॉइंट डिमांड हो गई, कि तुम्हें एक सिंगल वांट सेटिस्फाई करनी है कि मुझे कार चलानी है। तो उस कार के लिए जब तुमने कार की डिमांड करी, उसके साथ साथ तुम्हें उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड दैट इज कार, पेट्रोल, डीजल, तुम्हें जो लगाना है, मतलब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह, उसकी भी तुम क्या करोगे, डिमांड करोगे। इसे बोलते हैं जॉइंट डिमांड। दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। ये गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं नेचर में। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है मैम, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, मतलब जैसे कि वो उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं, ऐसा वाला सीन। हाँ बेटा, जैसे तुम्हारा कोई सीन है ना ऐसा, उसके बिना तुम नहीं, उसके, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे, मतलब वही वाला सीन है, देखो ना। दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर विच मीन्स व्हेन गुड कैन नॉट बी यूज इफेक्टिव विदाउट अदर। मतलब दूसरे के बिना एक की कोई पहचान ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है दूसरे के बिना, वो वाला
रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, ये होता है इन दोनों के बीच में, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। डिमांड फॉर वन गुड ऑटोमेटिकली क्रिएट डिमांड फॉर अदर गुड्स। एक गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली दूसरे गुड्स की डिमांड को क्या करता है, क्रिएट कर देता है। मुझे कार चाहिए तो मुझे पेट्रोल भी चाहिए, मुझे पेन चाहिए तो भाई मुझे इंक की भी डिमांड करनी पड़ेगी, है ना। ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ में आया, जिन्हें बोलते हैं जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोजिट डिमांड पे। ये क्या होती है, तो ये तुम थोड़ा सा तोड़ भी नहीं पा रहे होगे, मैं बताती हूँ। देखो, कंपोजिट डिमांड वो डिमांड होती है कमोडिटी की विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजर्स इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजर्स, मतलब उस कमोडिटी की डिमांड जिस कमोडिटी को हम बहुत सारे यूजेस में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, उस कमोडिटी की डिमांड को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इसकी ये जो कमोडिटी इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जो डिमांड है ना वो कंपोजिट होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को तुम पंखा चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को तुम लाइट चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को तुम डीजे चला के ढिंचक ढिंचक डांस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इसका क्या है, मल्टीपल यूजेस हैं। तो जब हम उस कमोडिटी डिमांड करते हैं जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी डिमांड। जैसे दूध, मिल्क, मिल्क की डिमांड, अब स्वीट जो बनाता है उसको मिठाई बनाने के लिए चाहिए, तुम्हारी मम्मी को चाय बनाने के लिए चाहिए, है ना, तुमको मान लो उसमें कॉम्प्लान घोल के पीने के लिए चाहिए। तो मतलब अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग पर्पस के लिए क्या करें, उसकी डिमांड करें। तो ये जो कमोडिटी जो मल्टीपर्पस के लिए यूज हो रही है, इस कमोडिटी की डिमांड को क्या बोलेंगे, composite demand. So here are the same commodities demanded for different purpose by different consumer. अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग पर्पस के लिए क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। एक गुड जिसके ज़्यादा यूजेस हो, उस गुड की जब हम डिमांड करते हैं तो उसे बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे कि कोल, कोल को तुम हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, रेलवे इंजन हर जगह यूज़ कर सकते हो। मिल्क, टी, बटर, कर्ड एंड स्वीट्स के लिए। इलेक्ट्रिसिटी रेलवे में भी डिमांड करता है, घरों में भी यूज़ होती है, इंडस्ट्री भी डिमांड करती है। मतलब इस कमोडिटी के अलग अलग लोग अलग अलग पर्पस के लिए क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो इस कमोडिटी की डिमांड को क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। तो समझ में आया, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब वो गुड्स की डिमांड जो दो या दो से ज़्यादा एक साथ यूज होते हैं, है ना। When two or more goods are demanded together, जब दो या दो से ज़्यादा गुड्स की डिमांड एक साथ की जाती है एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे हम कहेंगे कि कार और पेट्रोल दोनों की डिमांड एक साथ की जाती है क्योंकि मुझे कार चलानी है, इसलिए उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ट्रैवलिंग वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, इसे बोलेंगे जॉइंट डिमांड। और जब उस गुड्स की डिमांड की जाती है जिसको मल्टीपल पर्पस के लिए अलग अलग यूज करते हैं, उस गुड्स की डिमांड को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। क्लियर हुआ। मूविंग टू our नेक्स्ट, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड मतलब मैम वो डिमांड जो हम डायरेक्ट करते हैं। तो हाँ, मतलब डायरेक्ट करते हो, अपने यूज के लिए करते हो, मतलब अपने कंजम्पशन के लिए करते हो, ठीक है। उन गुड्स की डिमांड को डायरेक्ट डिमांड कहेंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स दैट आर डायरेक्टली डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। तो उन गुड्स की डिमांड जो तुम करते हो, ठीक है, अपनी वांट्स को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। दीज गुड्स गिव डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू ह्यूमन गुड्स, ह्यूमन वांट्स, और ये तुम्हारी वांट्स को क्या करते हैं, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। जैसे आईफोन मुझे चाहिए, अपनी डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाई करेंगे, मुझे को एडिटिंग करनी है। अब मुझे एप्पल वॉच चाहिए, तुम लोग ना मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि वो मुझे मिल जाए। अभी तुम बोल रहे हो कि मैम खरीद तो सकती हैं आप, नहीं खरीद पा रही हूँ अभी मैं, यार तुम लोग बनाओ। तो डायरेक्ट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स दैट आर डायरेक्टली डिमांडेड। उन गुड्स की डिमांड जिसको हम डायरेक्टली अपने कंजम्पशन के लिए चाहते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। जैसे मैं आईफोन वॉच चाहती हूँ ना, आईफोन वॉच बोलिए, एप्पल वॉच चाहती हूँ ना, तो ये मैं अपने कंजम्पशन के लिए चाहती हूँ, तो उसकी डिमांड क्या है, डायरेक्ट डिमांड है। बिकॉज द कंज्यूमर वॉन्ट दिस गुड फॉर देयर ओन यूज, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग एल्स। मैं उसको अपने लिए चाहती हूँ, भाई मेरे को पहन के घूमना है, इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ और बनाना है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। जैसे कि डिमांड फॉर फूड, क्लोथ, हाउस, मोबाइल फोन, डिमांड फॉर एप्पल वॉच इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट इज डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड बताओ क्या होगी। डिराइव मतलब मैम वो डिमांड जो किसी और से निकल के आ रही है। यस, यू गॉट इट राइट। तो डिराइव डिमांड refers to the demand for goods and services that are needed to produce other good which are directly demanded। बहुत अच्छे से पढ़ो इसको। बोल रहा है कि
उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को हम डिराइव डिमांड कहते हैं जिनकी ज़रूरत हमें होती है ताकि हम दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस कर पाए जिनकी डायरेक्ट डिमांड है। जैसे कि मान लो आईफोन की डायरेक्ट डिमांड है, अब उस आईफोन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैं उसकी क्या करूंगी, डिमांड करूंगी। तो उन गुड्स की डिमांड दैट इज रॉ मटेरियल, लेबर को हम क्या बोलेंगे, इन गुड्स की डिमांड को क्या बोलेंगे, डिराइव डिमांड। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड किस वजह से हो रही है, क्योंकि आईफोन की डिमांड हो रही है, उसकी डिमांड डायरेक्टली है और उस वजह से इनकी डिमांड हो रही है, तो इनकी डिमांड उससे निकल के आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड डिमांड। तो डिराइव्ड डिमांड डिपेंड ऑन डायरेक्ट डिमांड। समझ में आया? जैसे कि डिमांड फॉर वर्कर इन साइकिल फैक्ट्री, बिकॉज देयर इज डिमांड फॉर साइकिल, साइकिल की डिमांड बढ़ी, तो साइकिल की डिमांड डायरेक्ट है क्योंकि कंज्यूमर को अपने कंजम्पशन के लिए साइकिल चाहिए, वो मांग रहा है। बट साइकिल को बनाने के लिए मुझे एज अ प्रोड्यूसर लोग चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, है ना उसका, तो मुझे उसकी भी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी कि मुझे ज्यादा लोग चाहिए, मुझे ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल लोग हैं इनकी डिमांड किस वजह से हो रही है, क्योंकि मैम साइकिल की डिमांड हो रही है, और साइकिल की डिमांड से इसकी डिमांड क्या हो रही है, डिराइव्ड हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड डिमांड। जैसे डिमांड फॉर ब्रिक, सीमेंट, आयरन, जब घरों की डिमांड बढ़ती है तो फिर सीमेंट की, मोरंग की, ईंटे की, इन सब की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो इसकी डिमांड क्या है, डिराइव्ड होकर आ रही है घरों की डिमांड से, इसलिए बोलेंगे क्या, डिराइव्ड डिमांड। इफ द डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट इंक्रीज, डिमांड फॉर रिलेटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज। रिलेट करोगे इस बात से, जब फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लेबर हो गया, लैंड हो गया, है ना, तो इसकी भी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। तो क्लियर है, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड सीधी जो आप अपने कंजम्पशन के लिए करेंगे, और डिराइव डिमांड वो जो आप अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे जिनकी क्या है, डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हम आपके कॉम्पिटिटिव डिमांड पे। देखो कितनी प्यारी स्लाइड बनी है, बनवाई है मैंने बहुत अच्छे से स्लाइड। तुम गेस मार पा रहे होगे किससे बनवाई है, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बनवाई है। सो इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड फॉर यू ऑल गाइस, सो एंजॉय। स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग को तो वैसे भी स्क्रीनशॉट बहुत पसंद है लेना, खुद के नोट्स नहीं बनाने, स्क्रीनशॉट लेके मैम लास्ट में मोबाइल से देख के चले जाएंगे ना, कौन लिखेगा, अभी ग्रेजुएशन में नहीं लिखना। चलो, कॉम्पिटिटिव डिमांड, when two commodity are close substitute of each other and increase the demand of one will reduce the demand for other। देखो बेटा, कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होती है मैम, ऐसी डिमांड, ऐसे गुड्स की डिमांड जो आपस में क्या कर रही है, कंपटीशन कर रही है, उसे क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव डिमांड। मतलब when two commodity are close substitute, बेटा कोई कंपटीशन आपस में क्यों करता है, मान लो कोई दो गुड्स हैं, वो आपस में कंपटीशन कब करेंगे बताओ मैम, वो तब करेंगे जब वो एक दूसरे को रिप्लेस करने के लायक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉइस यहाँ से चली गई थी तो मुझे दोबारा से इसको रिपीट करना होगा, तो इसलिए मैंने स्पेक्स वगैरह लगा लिए, थोड़ा टाइम हो गया। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया व्हेन टू कमोडिटीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, जब दो कमोडिटी एक दूसरे की क्या होती है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब ये होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट का कि उनको हम लोग एक दूसरे की जगह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसको बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे कोका कोला, थम्स अप, इन दोनों में तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं लगता, तो अगर थम्स अप का प्राइस बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, कोका कोला पे स्विच कर जाएंगे, है ना। तो इनको बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। जब दो कमोडिटी क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है एक दूसरे की, तो एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ वन विल रिड्यूस द डिमांड फॉर अदर। तो अगर एक की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो दूसरे की डिमांड उस वजह से क्या होगी, गिर जाएगी। जैसे कैसे गिरेगी, अब क्वेश्चन आना चाहिए, एक की डिमांड बढ़ने की वजह से मैम दूसरे की डिमांड क्यों गिर रही है और क्यों बढ़ रही है एक की डिमांड, तो देखो समझो, जैसे कोका कोला है ना, इसकी मान लो प्राइस जो था वो 10 था, इसने कर दिया 12। थम्स अप का जो प्राइस है वो आज भी 10 है, तो तुम बताओ अगर प्राइस इसका 12 हो जाएगा कोका कोला का, तो लोग क्या करेंगे, कहेंगे यार हम क्यों 12 कर लिया, हम थम्स अप पे चले जाते हैं, वो तो सस्ता मिल रहा है ना, और ज़रा टेस्ट में फ़र्क नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम थम्स अप की डिमांड को बढ़ा देते हैं, क्योंकि थम्स अप का प्राइस आज भी 10 ही है, उसने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया, तो इसकी डिमांड गिरने की वजह से क्या हुई, इसकी डिमांड बढ़ गई। और इसकी डिमांड क्यों गिरी, क्योंकि इसने अपना प्राइस बढ़ा दिया। तो जब दो कमोडिटी क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है तो एक की डिमांड बढ़ने की वजह से दूसरी की डिमांड गिर जाती है। तो मतलब तुमको लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है, कि एक की बढ़ी तो दूसरी की उस वजह से गिर रही है।
तो ये लोग क्या होते हैं, इस डिमांड को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड. तो सच कमोडिटी आर कॉम्पिटिटिव डिमांड बिकॉज डिक्रीज फॉर वन, द डिमांड फॉर वन डिक्रीज द डिमांड फॉर अदर. जैसे टी कॉफी है, चाय का मान लो प्राइस बढ़ गया तो तुम कॉफी पे स्विच कर जाओगे. तो चाय का प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड गिर गई, उस वजह से क्या हुआ, दूसरे की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोग उस पे स्विच कर जाएंगे, पेप्सी, कोका कोला एंड ऑल. सो इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन कमोडिटी विल इंक्रीज द डिमांड फॉर इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट, और इस डिमांड को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड. नेक्स्ट हम आते हैं, दो टाइप और डिमांड है, दैट इज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. बहुत ईजी है, देखते हैं. इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है बेटा, एक कंज्यूमर की डिमांड को सिंपल समझ लो इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. और मार्केट डिमांड सारे कंज्यूमर जो मार्केट है उन सबकी डिमांड को मिला के क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड. सो इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और तुमको स्पेसिफिक तरीके से इसको लिखना है. मतलब इंडिविजुअल डिमांड उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की डिमांड को कहते हैं जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर विलिंग भी है और एबल भी है बाय करने के लिए एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तुम टाइम भी बता रहे हो, प्राइस भी बता रहे हो और क्वांटिटी को भी स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हो, जो कि तुम्हें पता है कि हमें बताना होता है डिमांड में, है ना. तो जिन्होंने भी डिमांड की मीनिंग रट ली है, देखो तुम एक मीनिंग याद कर लो एकदम पूरे स्पेसिफिक टर्म में, तो तुम उसमें जब वन कंज्यूमर लगा दोगे तो इंडिविजुअल डिमांड बन जाएगी, है ना. तो इंडिविजुअल डिमांड इज द quantity of a commodity that an individual consumer is willing and able to buy at a given price during a given period of टाइम. जैसे 2 kg ऑफ शुगर पर मंथ एट 40 पर क्राइस. यहाँ पे तुम्हें क्वांटिटी भी क्लियरली पता चल रही है, यहाँ पे तुम्हें टाइम भी क्लियरली पता चल रहा है और यहाँ पे तुम्हें प्राइस भी पता चल रहा है. और तुम्हें पता है डिमांड में QTP बताना बहुत ही ज़रूरी है, QTP बताना बहुत ज़रूरी है. सो हाउ मच वन कंज्यूमर वांट टू बाय, ये बताती है हमें कि एक कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है. प्राइस और टाइम भी क्लियरली मेंशन करना है, बोल रहा है. विदाउट प्राइस एंड टाइम डिमांड इनकम्प्लीट होती है, गांठ बांध लो, मैंने बहुत बार रिपीट किया है. मार्केट डिमांड क्या होती है, टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर. यहाँ एक कंज्यूमर है और यहाँ सारे कंज्यूमर की डिमांड को मिला के क्या बोलते हैं, market demand. So market demand is the total quantity of commodity that all consumer in the market are willing and able to buy at a given period, at a given price during a given period of time. So market demand is the demand for of all the consumer, है ना. Market demand is the quantity demand of commodity that all the consumer are the market are willing and able to buy at a given price during a given period of टाइम. तो जब हम सारे इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ते हैं तो हमारी क्या बन के आती है, मार्केट डिमांड. ठीक है, तो मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड को मिला के बनती है और इंटायर मार्केट की डिमांड को बताती है, ना कि एक पर्सन की डिमांड को, है ना. तो डिमांड में प्राइस टाइम होना चाहिए. जैसे इंडिविजुअल डिमांड क्या है, जैसे मान लो इंडिविजुअल डिमांड, देखो जैसे इंडिविजुअल डिमांड है. एक बच्चा बोल रहा था कि मैम आपकी राइटिंग डॉक्टर से भी खराब है. बेटा मैं जल्दी जल्दी लिखती हूँ, इस वजह से तुम्हें लगता होगा, इतनी भी खराब नहीं है. फिर मार्केट डिमांड, मुझे ना बेस्ट हैंड राइटिंग अवार्ड मिला था मेरे 11th क्लास में और मैं भी थोड़ा कंफ्यूज थी कि मिला क्यों है. आई वॉज लाइक वाई मी. बड़ी बेइज्जती हो गई थी यार. सारे बच्चे बोल रहे थे कि पार्शियलिटी हुई है. अभी तुम कमेंट में भी कहोगे कि हाँ मैम पार्शियलिटी हो सकती है. आई डोंट नो ना. चलो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, जैसे कि मान लो रिया है, ठीक है. तो रिया की डिमांड मैंने बता दी कि जब प्राइस जो है, ये प्राइस लिखा, ये डिमांड लिखा कि जब प्राइस 10 है तो रिया 2 kg, ठीक है, डिमांड क्वांटिटी में, डिमांड की क्वांटिटी मान लो kg है. और किस चीज़ की डिमांड हो रही है, मैंगो की, कि जब प्राइस 10 होता है तो वो 2 kg खरीदती है. ठीक है, और बस मैं इतना ही लिख रही हूँ, जब प्राइस 10 होता है वो 2 kg का. मैं घटाना बढ़ा के मुझे ये नहीं दिखाना कि बढ़ रही है घट रही है. और मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे रिया है, ठीक है, प्रिया है, सुप्रिया है. अब इन सब की डिमांड बता रहे हैं. जैसे प्राइस है ये, ठीक है, ये प्राइस है, ये सब इनकी क्या है, इन लोगों की डिमांड है. ये डिमांड है इन लोगों के, ठीक है. और ये क्या है, मान लो ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है. तो जब प्राइस 10 होता है यही, तो रिया 2 लेती है, ये 3 kg लेती है और ये 5 kg लेती है. तो मैं तुमको बस ये बता रही हूँ कि मार्केट डिमांड कैसे निकलती है. मार्केट डिमांड निकालने के लिए इन सबकी डिमांड को हम क्या करते थे, जोड़ देते हैं कि 5 3 8 2 10,
मतलब कि टोटल कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड खरीदने को तैयार है 10 रुपए पे प्राइस पे सारे कंज्यूमर, वो है 10 kg। तो ये होती है मार्केट डिमांड, मतलब इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ के बनती है हमारी क्या, मार्केट डिमांड। ठीक है, इसको आगे हम अभी ग्राफिकली और इस तरीके से भी समझेंगे डिटेल में, बट एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, मीनिंग समझेंगे, एग्जम्पशन समझेंगे और एक्सेप्शन समझेंगे कि लॉ की क्या एक्सेप्शन है, मतलब ये लॉ कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चुपचाप बैठ जाओ, नोट्स कॉपी निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। बहुत इजी लॉ है बेटा, बहुत इजी लॉ है, तुम अपने लाइफ में इसको देखते ही रहते हो। अच्छा बताओ, जब प्राइस बढ़ता है किसी चीज का तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है कि गिरती है? मैम गिर जाती है। जब प्राइस किसी चीज का गिरता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? तो उसकी डिमांड मैम बढ़ जाती है। बट हम यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी तो है कि इनकम बढ़ गई, मान लो प्राइस बढ़ा लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, या पॉपुलेशन बढ़ गई, इस वजह से लोग ज्यादा डिमांड और बढ़ गई। तो इसीलिए ये लॉ कहता है कि देखो देखो देखो, हम प्राइस और डिमांड का रिश्ता तो समझ रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में बाकी सारे जो भी फैक्टर्स हैं, मतलब ताऊ मौसी बुआ, ये सब कांस्टेंट रहेंगी, ये सब कुछ नहीं बोलेंगी, ये सब कुछ नहीं बोलेंगी, तभी तो मैं पूरी तरीके से डिमांड को इफेक्ट कर पाऊंगा। अगर ये सब आ जाएंगे तो डिमांड तो इनसे भी प्रभावित हो जाएगी, फिर मेरी कहां सुनेगी, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड किसका एक रिलेशन समझाता है? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अ क्वांटिटी डिमांडेड। ये रिश्ता तुम्हें समझाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, किस प्राइस पे, इन दोनों का जो रिश्ता है इसको समझाता है, जो लॉ से हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि हाउ द डिमांड चेंज, कि डिमांड कैसे चेंज होती है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, मतलब जैसे जैसे प्राइस बदलता है वैसे कैसे कैसे क्वांटिटी की डिमांड बदलती है, मुझे ये लॉ सिखाता है। लेकिन एक चीज सुनो, ये लॉ क्या बोलता है कि अदर थिंग्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसको हम सिट्रस पैराबस भी कहते हैं। मतलब कि बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। इसकी स्पेलिंग बात चेक कर लेना, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी, सिर्फ प्राइस के वजह से डिमांड में असर आएगा। क्योंकि ऐसा भी तो है यार कि प्राइस मान लो गिर गया लेकिन लोगों का टेस्ट बदल गया, तो फिर क्या डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, लोग पसंद ही नहीं कर, अब क्यों डिमांड करेंगे। इसीलिए ये लॉ बोलता है कि प्राइस और डिमांड का रिश्ता है, लेकिन बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी उस केस में, कांस्टेंट रहेंगी। मतलब बाकी किसी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइस बदल रहा है, उसकी वजह से मेरी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो मुझे ये लॉ समझाता है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इस लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट क्या कहती है? ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल, एंड द प्राइस ऑफ when the price fall its quantity demand rises। ये बोलता है बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद ये लॉ कहता है जब सारी चीजों को कांस्टेंट रख लिया, देन जब प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ता है तो उसकी डिमांड गिरती है, और जब प्राइस किसी कमोडिटी का गिरता है तो उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है। इस रिश्ते को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिश्ता है, इनवर्स, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये कौन सा रिश्ता है, एक ही दिशा में जा रहे हैं? नहीं, अपोजिट। इसे क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप। सपोज करो एप्पल का प्राइस 100 पर केजी है तो कंज्यूमर 1 किलो खरीदता है, अब प्राइस 60 रुपए हो गया तो हम 2 किलो लेंगे। तुम भी तो ऐसा करते होगे, जब तुम्हें लगता है कि कोई चीज सस्ती हो गई तो तुम ज्यादा ले लेते हो, और जब महंगी हो जाती है तो मुझसे कम लेते हो, है ना, गुजारा कम में करना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस लॉ ऑफ डिमांड के, समझते हैं। बेसिकली ये तुम्हें इसके फीचर्स बता देगा कि ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है डिमांड में, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ चेंज नहीं बताता है। मतलब सिर्फ ये बताएगा कि हाँ प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिर रही है, प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, बस डायरेक्शन बताएगा। कितने रुपए से प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड गिर रही है
ये नहीं बताएगा। या कितना प्राइस गिरा, कितने परसेंटेज से गिरा, कितनी डिमांड उस परसेंटेज से बढ़ी, वो नहीं बताएगा। वो तुम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ोगे। बट लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन बताता है। देयर इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, मतलब परसेंटेज टर्म इन सब में कोई भी रिश्ता नहीं बताता क्वांटिटी के टर्म में बेसिकली, ठीक है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन डिमांड, नॉट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। ये सिर्फ बताता है कि प्राइस के बदलने से डिमांड में क्या असर आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड में क्या फर्क आ रहा है वो नहीं बताता है। ये सिर्फ बताता है कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या फर्क आ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, क्वांटिटेटिव नहीं। ये तो तुम्हें समझ में भी आ गया, क्योंकि कितने अमाउंट से बढ़ रहा है घट रहा है वो नंबर में नहीं बताता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। और ये जो दिशा बता रहा है तो ये सिर्फ क्या है, ये क्वालिटेटिव नेचर ही तो है। तो ये सिर्फ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। तो समझ में आया। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में। ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, मेरी कांस्टेंट रहेंगी। फिर एग्जांपल भी लिख के आ सकते हो। चीजें क्या रखनी है कि सिर्फ डायरेक्शन बताता है, क्वांटिटी कितने अमाउंट से चेंज हो रही है ये नहीं बताता, इसीलिए इसको हम क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं कहते हैं। सिर्फ प्राइस का क्या प्रभाव है डिमांड पे वो बताता है, बाकी चीजों का इफेक्ट क्या है डिमांड पे वो नहीं बताता है, उनको तो वो कांस्टेंट लेके चलता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एजम्पशन पे कि एजम्पशन क्या है इसकी, क्या मान के चलता है। तो द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड ट्रू ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड बेटा तभी सही होगा जब बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो क्या क्या कांस्टेंट रखना है हमें, देखते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। हम ये मान के चलेंगे कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस वही है जो पहले था, है ना। मान लो अगर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरी, जैसे पहले मेरा कंज्यूमर इस बॉटल को पसंद करता था, अभी उसको ये बॉटल नहीं पसंद आ रही, उसका टेस्ट बदल गया। हो सकता है मैं इसका प्राइस गिरा दूं, आज को कल मैं 50 में बेचती थी, आज मैं उसको 20 में तैयार हो जाऊं, लेकिन फिर भी कोई इसकी डिमांड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोगों का चॉइस ही बदल गया ना अब। तो हम ये मान के चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि लोगों की चॉइस नहीं बदल रही है, वो आज भी वही है, तभी तो शो होगा कि इसका प्राइस गिरने से इसकी डिमांड बढ़ी, अदरवाइज तो नहीं बढ़ेगी ना फिर। तो ये एज्यूम करके चलता है कि कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस नहीं बदल रहा है। अगर कंज्यूमर सडनली किसी कमोडिटी को डिसलाइक करेगा तो उसकी डिमांड गिर जाएगी, भले ही उसका प्राइस भी गिर जाए। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, है ना। प्राइस गिरने पे भी डिमांड गिरी, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो क्या करता है, इनवर्स रिलेशन शो करता है ना। जैसे मैंगो है, मैंगो का प्राइस गिर गया तो ये यक कर रहे हैं क्योंकि इनका टेस्ट ही बदल गया, तब भी नहीं खरीदेंगे ये, है ना। नेक्स्ट हम क्या कांस्टेंट मान के चलते हैं कि इनकम भी क्या रहेगी, कंज्यूमर की कांस्टेंट रहेगी, मतलब इनकम भी कोई बदल नहीं रही, इनकम भी क्या है, आज को जैसी थी पहले आज को भी वैसी है, तभी तो प्राइस का इफेक्ट आ पाएगा पूरा डिमांड पे। मान लो अगर इनकम बढ़ गई तो हो सकता है कि प्राइस बढ़ भी गया फिर भी लोग डिमांड बढ़ा देंगे। हम तो कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड गिरती है, लेकिन इनकम बढ़ने पे तुम कहोगे कि नहीं अब तो पैसे ज्यादा, अब खरीद लेंगे ना, डिमांड ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे भी तो मेरा लॉ फेल हो जाएगा, इसीलिए लॉ कहता है इस रुकावट को भी नहीं आने देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि इनकम क्या है, कांस्टेंट है, इनकम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। दूसरा हम ये भी मान के चलेंगे कि इनकम और कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, ये तो दोबारा रिपीट कर दिया गया है। हम ये मान के चलेंगे जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का वो भी क्या है, नहीं बदलेगा। मतलब रिलेटेड गुड्स का प्राइस मतलब जो तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड है उनके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे मान लो कि टी का है ना, टी का प्राइस और कॉफी का प्राइस है, हम टी का देख रहे हैं, बेसिकली हम देख रहे हैं कि टी का प्राइस गिर रहा है तो टी की डिमांड बढ़नी चाहिए। मान लो कॉफी वालों ने प्राइस और ज्यादा गिरा दिया उससे, तो फिर डिमांड इफेक्ट हो जाएगी ना टी की, तो फिर प्राइस उनके थोड़ा गिराने पे भी डिमांड नहीं बढ़ेगी क्योंकि लोग उधर स्विच कर जाएंगे, क्योंकि कॉफी का तो प्राइस उसके कंपैरेटिव और ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है। या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनके केस में हम मान के चलेंगे कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हेंस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी क्या माने जाएंगे कि ये भी कांस्टेंट रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कि कार एंड पेट्रोल, हम ये मान के चलेंगे ना पेट्रोल के प्राइस में बदलाव आया ना कार के, कांस्टेंट है। तो मान लो अगर हम कार और पेट्रोल में एक में तो मानेंगे ना, जैसे हम मानते हैं कि कार का हमें देखना डिमांड को, तो हम बोल रहे हैं कार का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है। और मान लो तुम कह दो कि पेट्रोल का प्राइस तुम और गिर गया तो कार की डिमांड तो बढ़नी चाहिए, तो हाँ बढ़नी तो चाहिए भाई, इसीलिए हम कहते हैं कि
वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी, मतलब पेट्रोल को जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है इसका, उसके प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, वो कांस्टेंट है। अदरवाइज तो हो सकता है पेट्रोल बहुत सस्ता हो तो लोग फिर कार की डिमांड बढ़ते प्राइस में भी कर लेंगे कि चलो ठीक है पेट्रोल तो गिर रहा है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर प्राइस में कोई बदलाव नहीं होगा, ये मान गए। कंज्यूमर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या गिरेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कंज्यूमर को अगर लगता है कि लॉकडाउन लगने वाला है तो भले ही आज प्राइस ज़्यादा, वो ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। तो ये मान के चलेंगे कि कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन नहीं कि प्राइस गिरेगा बढ़ेगा, नॉर्मल है, तो उस केस में हमारा लॉ वर्क करेगा, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है लोगों को लगता है तो वो ज़्यादा खरीद लेते हैं इवन हाइयर प्राइस पे, तो यहाँ पे भी तो लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए मान के चलते कि प्राइस में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एक एजम्पशन और लेंगे कि पॉपुलेशन के साइज में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब जैसी पॉपुलेशन का साइज कल था आज को भी उतना ही है, क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि हो सकता है कि प्राइस बढ़ गया तो तुम कह रहे हो डिमांड कम होगी, लॉ तो यही कह रहा है, बट मान लो पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई तो बढ़ती जनसंख्या भी तो डिमांड करेगी, तो डिमांड तो उस केस में तुम कहोगे कि बढ़ रही है, जबकि प्राइस मेरा बढ़ा है, तो डिमांड कैसे बढ़ रही है, डिमांड तो गिरनी चाहिए, तो वहां पे भी तो फेल हो जाएगा ना। इसीलिए मान के चलते हैं कि बायर का नंबर मार्केट में नहीं बदल रहा है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है, वही है, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन इफेक्ट करता है डिमांड को, इसीलिए मान के चलते ये भी कांस्टेंट रहेगी। नो चेंज इन गवर्नमेंट, ये चेंज करो, नो चेंज इन गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, मतलब गवर्नमेंट के टैक्सेस और सब्सिडीज में भी क्या है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ये मान के चलेंगे। टैक्सेस सब्सिडीज एंड प्राइस कंट्रोल शुड रिमेन अनचेंज, न्यू टैक्स और सब्सिडी कैन चेंज डिमांड इवन व्हेन द प्राइस रिमेन्स सेम। तो क्योंकि टैक्सेस, मान लो सरकार ने टैक्स कम कर दिए तो भी हो सकता है लोग चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करने लग जाएं, भले ही उसका प्राइस ज़्यादा हो, क्योंकि उनको लगेगा अरे टैक्स तो कम हो गया है, सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट, तो छूट दे रही है, तो हम डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं भले ही प्राइस ज़्यादा है। इसीलिए ये एजम्पशन लेके चलेगा कि टैक्सेस सब्सिडीज में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। फैशन और चेंज भी नहीं हो रहा है, मतलब फैशन में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, सोशल हैबिट में, फैशन में, ट्रेडिशन में, वो भी सब क्या है, कांस्टेंट है। हो सकता है मान लो वो डैमेज इनका फैशन ही आउट हो गया, भले उसका प्राइस गिर गया, तुम कहोगे कि डिमांड जो है वो भी गिर गई, डिमांड तो बढ़नी चाहिए थी, प्राइस गिर गया, तो लॉ तो फेल हो गया। इसीलिए लॉ मान के चलेगा कि फैशन में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है ना। तो ये लॉ तभी सक्सेसफुल होगा, मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड का गिरना, प्राइस के गिरने से डिमांड का बढ़ना, ये तभी सक्सेसफुल होगा जब ये सारी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होंगी, मतलब ये सब चीज़ क्या रहेंगी, कांस्टेंट, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, कंज्यूमर की इनकम में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस में, गवर्नमेंट के टैक्स एंड सब्सिडी में, पॉपुलेशन के साइज में, फैशन और सोशल कस्टम में, इन सब में क्या है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तभी ये लॉ मेरा वर्क करेगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड, क्या कहता है इसको हमने मतलब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि देखो जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही थी, 2, प्राइस क्या हुआ, गिर गया तो क्वांटिटी डिमांड देखो बढ़ गई, 2 से 4 करने लगे, जब और प्राइस गिर गया 6 हो गया प्राइस, तो और क्वांटिटी डिमांड हम बढ़ा दिया 6, जब प्राइस और गिर गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, और ज़्यादा होने लगी, जब प्राइस 2 पे आ गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, मतलब जब प्राइस 10 था तो लोग 2 खरीद रहे थे, अब देखो जब प्राइस एकदम 2 पे आ गया तो लोग 10 खरीदने लगे। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस गिरता है वैसे वैसे डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है ना। जब प्राइस 10 से 8 आया क्वांटिटी डिमांड 2 से 4 हो गई, जब प्राइस 8 से 6 आया क्वांटिटी डिमांड 4 से 6 हो गई। इसका मतलब ये लॉट तुम्हें क्या शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे मेरा प्राइस गिर रहा है वैसे वैसे मेरी डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्या रिलेशन शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, यही आपको यहाँ पे शो करना था। और आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो इस तरीके से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया। डिमांड कब, बस याद रखना कि डाउनवर्ड स्लोप करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तुम्हें याद होना चाहिए। डिमांड कर्व कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की ओर जा रही होती है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रही होती है। देखो ना, जब प्राइस यहाँ था P1 पे था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही थी, Q1, प्राइस गिर गया, प्राइस P2 पे हो गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, प्राइस P3 पे आ गया क्वांटिटी डिमांड और बढ़ गई, मतलब जैसे जैसे प्राइस गिरता गया वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड मेरी और बढ़ती गई। इसका मतलब किधर से जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें कर्व देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी याद रखना।
नेक्स्ट है, ये लॉ कहीं कहीं नहीं लगेगा, कुछ एक्सेप्शन इस लॉ की, वो हमें पढ़नी है। तो नॉर्मली हम यही देखेंगे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी। बट कुछ जगह ऐसा तुम देखोगे जहां ये लॉ काम नहीं करेगा, जहां प्राइस गिरेगा फिर भी डिमांड नहीं बढ़ेगी, है ना। वो कौन सी चीजें हैं वो देखते हैं। पहला है गिफेन गुड्स, ये गिफेन ने दिया था। गिफेन ने देखा था कि कुछ ऐसे इंफीरियर गुड्स होते हैं, बेसिकली जो गरीब लोग, मोटा अनाज, ये सब तुमने सुना होगा, तो ये सब लोग जो गुड्स लेते हैं वो होते हैं इंफीरियर गुड्स, है ना, मतलब सस्ते गुड्स बेसिकली कह सकते हैं। तो गिफेन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो गिफेन गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स के स्पेशल टाइप है। ऑन विच पुअर कंज्यूमर स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ मनी, जिसपे जो पुअर कंज्यूमर होते हैं वो अपना इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। जैसे जो पुअर लोग हैं, मोटा अनाज खरीद लिए, है ना, मोटा चावल खरीद लिया और बाजरा खरीद लिया, इन सब पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं क्योंकि उनको ये सस्ते पड़ते हैं, तो भाई उनका पेट भर जाता है इससे। तो इन गुड्स को बोलते हैं गिफेन गुड्स। बोल रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ गिफेन गुड राइजेस द कंज्यूमर बिकम पुअरर इन रियल टर्म, सो ही रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंसिव गुड एंड बाय मोर ऑफ गिफेन गुड्स। अब देखो, जब गिफेन गुड्स का प्राइस बढ़ता है, मान लो मोटा अनाज कल 10 रुपए का मिल रहा था, आज वही मोटा अनाज 12 रुपए का मिलने लग गया, तो यहाँ पे तुम कहोगे कि मैम प्राइस बढ़ गया तो गरीब लोग तो अब इसकी डिमांड कम करेंगे? नहीं, कम नहीं करेंगे। अब गरीब लोग इसकी डिमांड और करेंगे क्योंकि वो बाकी जगह अपना मन काटेंगे। जैसे मान लो कि गरीब आदमी कल को 10 का मिल रहा था तो कुछ पैसा बचा था तो मिल्क भी खरीद लेता था। अब उसको लग रहा है कि अनाज ये महंगा हो रहा, पेट कैसे भरेगा, है ना। बेसिक तो हमारा ज़्यादा पोर्शन तो इसी पे जाता है क्योंकि इसी सस्ता मिलता है, हमारा पेट भरता है, तो वो मिल्क को कहीं ना कहीं छोड़ देगा और उसका पैसा यहाँ पे लगा के ज़्यादा ये मोटा अनाज खरीद लेगा ताकि वो अपना पेट भर पाए, है ना। तो इन गुड्स को हम देखेंगे कि जब प्राइस बढ़ता है तब भी इनकी डिमांड बढ़ती ही है, तो ये लॉ के अगेंस्ट है। नेक्स्ट इज प्रेस्टीज गुड। प्रेस्टीज गुड्स बेसिकली वेबलन ने बताया। वेबलन कहते हैं कि प्रेस्टीज गुड बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो एक बंदा स्टैंडर्ड के लिए यूज करता है ना। मान लो कि बहुत लोग जो अमीर होते हैं वो किसी चीज को इसलिए खरीदते क्योंकि बाकी लोग उसको नहीं खरीद सकते, तो उनका वो स्टेटस दिखाता है। तो इस केस में बोलता है कि जब वो स्टेटस सिंबल वाले गुड्स का प्राइस गिरता है ना तो लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब तो ये कोई भी ले सकता है तो हम क्यों लेंगे, है ना। तो बोलता है कि इस केस में भी आप देखोगे उल्टा लॉ काम कर रहा है कि प्राइस गिरने पे भी इनकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ नहीं रही, उल्टी गिर रही है। तो प्रेस्टीज गुड्स आर लग्जरी गुड्स वेयर हुज डिमांड डिपेंड करता है हाई प्राइस और स्टेटस वैल्यू पे। इनकी डिमांड ही इसलिए होती है, रोलेक्स की वॉच की डिमांड क्यों होती है, क्योंकि ये स्टेटस सिंबल है। अब मान लो इसकी वॉच का प्राइस गिर जाएगा जो कि सब अफोर्ड कर लेंगे, तो हम क्यों लेंगे, हमें तो अपना स्टेटस दिखाना कि सिर्फ मेरे पास है, आई एम अमीर, है ना, वो वाला। तो इस केस में भी यहाँ लॉ क्या होता है, फेल हो जाता है क्योंकि प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस मतलब प्राइस गिरता है तब भी इसकी डिमांड बढ़ती नहीं है बल्कि गिर जाती है। ठीक है, हाइयर प्राइस पे लोग इसकी हाइयर डिमांड करते हैं क्योंकि उनको वो स्टेटस सिंबल की तरह लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेप्शन, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इग्नोरेंस भी एक्सेप्शन है। मतलब सम टाइम कंज्यूमर को ये लगता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस हाइयर है तो उसका मतलब उसकी बेटर क्वालिटी है, और इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जब उसका प्राइस बढ़ता है क्योंकि उनको लगता है ये सुपीरियर है। बहुत लोगों को तुमने देखा वो कहते हैं महंगा मिल रहा है इसका मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी, खरीद लो। भले ही प्राइस ज़्यादा तब भी वो खरीद लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस ज़्यादा इसका मतलब क्वालिटी क्या है, बेटर है, वो सुपीरियर है। तो इस केस में तुम देखोगे कि प्राइस बढ़ रहा है फिर भी ऐसा नहीं कि डिमांड गिर रही है, डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोगों की नॉलेज में कमी है, उनका ये रॉन्ग बिलीव है कि ज़्यादा प्राइस है तो फिर बढ़िया चीज़ मिल रही है मार्केट में। तो यहाँ पे भी लॉ फेल होगा। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कुछ क्या होती है, हमारी लाइफ की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, भले ही प्राइस बढ़े हम नहीं छोड़ सकते। जैसे कि नमक, आप उसको नहीं वो कर सकते हैं, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा खाने पे, है ना। मेडिसिन ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए, आपको करनी ही पड़ेंगी। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको खरीदना ही होगा भले ही उनका प्राइस क्या है। तो इवन उनका प्राइस बढ़ता है, लोग उसका कंजम्पशन एक बेसिक लेवल से नीचे नहीं कर सकते। जैसे नमक है, कल को तुम मान लो उसकी 3 पैकेट लेते थे लेकिन आज को तुमको लग रहा है कि उसका प्राइस बढ़ गया, फिर भी ऐसा नहीं कि तुम उसको लेना बंद करोगे। हो सकता है तुम 3 से 2 पे आ जाओ क्योंकि तुम्हारी बेसिक 2 पे सर्वाइव कर सकते हो, बट तुम उसकी डिमांड कम नहीं करोगे, है ना, उसकी डिमांड खत्म नहीं होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड इन सारे केसेस में क्या है, उल्टा हो जाता है कि यहाँ प्राइस बढ़ रहा है फिर भी डिमांड है आज को भी, तो गिर नहीं रही है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, द गिफेन गुड्स, प्रेस्टीजियस गुड,
इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो हमने देखा कि डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या मान के चलता है, उसके एजम्पशन क्या है और क्या एक्सेप्शन है, मतलब कहाँ कहाँ ये लॉ फेल हो जाता है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। डिमांड या मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होती है, उसका कर्व शेड्यूल कैसे बनता है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, देखो डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर स्टेटमेंट होती है। क्या होती है, टैबुलर स्टेटमेंट। बेसिकली एक टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि प्राइस बदलने की वजह से मेरी डिमांड कैसे कैसे बदल रही है। मतलब एक टेबल बनाएंगे, जिन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उन्होंने देखा भी होगा, आप लोग क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे, इधर लिखते थे प्राइस, इधर लिखते थे डिमांड, लिखते थे 10 रुपए का प्राइस है तो डिमांड 20 यूनिट की है, प्राइस गिर गया 10 से 5 हो गया, डिमांड की यूनिट बढ़ गई है ना। अब लोग पहले 20 कर रहे थे, अब लोग 50 करने लगे हैं। सो इसको टेबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, जो क्या शो करता है, जो शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अलग अलग क्वांटिटी जो कंज्यूमर अलग अलग प्राइस में खरीदने को तैयार है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो दो टाइप के डिमांड शेड्यूल होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है मार्केट। ठीक है, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है मार्केट। देखो देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या होता है डिमांड शेड्यूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे समझ में नहीं आ रहा होगा। टेबल देखो, ये टेबल तुम्हें क्या है, ये टेबल तुम्हारी एक स्टेटमेंट बता रही है किसकी, कि अलग अलग प्राइस पे कितनी अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड मेरा कंज्यूमर कर रहा है। तो ये जो टेबल फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे टेबल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्लियर हुआ? तो इंडिविजुअल होता है और एक होता है मार्केट। इंडिविजुअल मतलब मैम, इंडिविजुअल मतलब बेटा एक पर्सन के बारे में फोकस करेंगे कि एक पर्सन अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है, उसकी जो एक टेबल है वो होती है मेरी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल जो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइस पे एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड की बात हो रही है जैसे पर मंथ। तो जैसे हम बता रहे कि जब प्राइस 30 था तो रामू 1 केजी खरीदता था फ्रूट्स, जब प्राइस 29 हो गया तो वो 2 केजी खरीदने लगा, जब प्राइस 28 हो गया तो 3 खरीदने लगा। तुम देख रहे हो जैसे जैसे प्राइस गिरता जा रहा है वो अपनी डिमांड की क्वांटिटी की डिमांड बढ़ाता जा रहा है। तो उसको जब हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और फोकस सिर्फ एक पे है, मतलब एक कंज्यूमर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ टेबल। ये कट रहा है, इसको मैं सही करती हूँ। देखो क्लियर है? मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज, मैं यहाँ पे आपको कर्व बना के भी दिखा रही हूँ। जैसे 30, 29, 28, 27 हम देख रहे हैं प्राइस गिरता जा रहा है और डिमांड मेरी क्या है, बढ़ती जा रही है। इसको तुम ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, इधर तुमने क्या लिखा एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड ऑफ शुगर, इधर क्या लिख लिया प्राइस। तुमने शो किया जब क्वांटिटी, तुमने शो किया जब प्राइस 30 था तो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था, 1 केजी, तो मैंने यहाँ पे बनाया 1 केजी। जब प्राइस 29 तो कितनी खरीद रहा है, 2 केजी। जब प्राइस 28 हुआ तो कितनी खरीद रहा है, 3। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया, जैसे वैसे प्राइस गिरता गया, वैसे वैसे उसने अपनी क्वांटिटी डिमांड क्या कर दी, बढ़ाता गया। तो ये मेरा किधर जा रहा है, उधर की ओर जा रहा है, मतलब ये इधर से उस और मूव कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एंड दिस कर्व इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो दिस इज मेरा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, ये लाइन तो मैंने बनाई, ये लाइन मैंने बीच में बनाई है तुम्हें शो करने के लिए कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड को जब तुम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है, ये भी टेबल की स्टेटमेंट है जो बताती है कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑल कंज्यूमर, वहां पे क्या था, एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड करता है अलग अलग प्राइस पे। यहाँ है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सारे कंज्यूमर डिमांड करते हैं अलग अलग प्राइस पे। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम।
देखो जब प्राइस शुगर का 30 था तो कस्टमर ए 1 kg खरीदता था, बी 2 kg खरीदता था, 3 kg खरीदता था। जैसे 29 हुआ कस्टमर ए 2 kg खरीदने लगा, बी 3 kg खरीदने लगा और सी 4 kg खरीदने लगा। इन सबको जब सम कर लेते हैं, मतलब सबकी इंडिविजुअल डिमांड को जब जोड़ लेते हैं, जैसे ए की, बी की, सी की एट 30 प्राइस हमने जोड़ ली, तो हम मार्केट डिमांड निकाल लेते हैं, दैट इज 6 कि 30 रुपए के प्राइस पे मार्केट डिमांड 6 यूनिट है, ठीक है, 6 kg है। जैसे प्राइस 29 आता है तो मार्केट डिमांड 9 kg हो जाती है। मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल की डिमांड को जोड़ के। जैसे मार्केट में कौन है, ए है, बी है, सी है, यही मिल के मार्केट बना रहे हैं, तो इनकी डिमांड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारी मार्केट डिमांड निकल के आ जाएगी। सो मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, ऑफ ऑल कंज्यूमर। तो ये टेबल जो है वो शो करती है टोटल क्वांटिटी। ये क्या हमने निकाली है, टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो सारे कंज्यूमर विलिंग है मार्केट में खरीदने में एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कैसे निकलता है? बाय एडिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर एट ईच प्राइस। हर प्राइस पे इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड जोड़ दोगे तो मार्केट डिमांड आ जाएगी। क्लियर हो गया मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड शेड्यूल बेसिकली टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है और कर्व ग्राफिकल में। अब तुम इसको प्लॉट करोगे, जैसे इसको हम प्लॉट करेंगे एक एक करके कि 30 पे ए की कितनी है 1, तो हम ऐसे कर रहे हैं 30 पे ए की 1 है, 29 पे ए की 2 है ना, ऐसे। फिर हमने बी की भी इसी तरीके से प्लॉट कर ली, सी की भी इसी तरीके से प्लॉट कर ली और सबका टोटल से भी प्लॉट कर लिया। ये इंडिविजुअल डिमांड दिखा रहा है और मिलके क्या दिखा रहा है, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कैसे निकला है मैम? इधर आओ, देखो टोटल डिमांड देख रहे थे तुम, क्या थी? 30 पे 6, 29 पे 9, तो ऐसे प्लॉट करो। 30 पे 6, 29 पे मार्केट डिमांड 9 हो गई, 28 पे 12 kg, 27 पे 15, 26 प्राइस हुआ तो 18। तो इस तरीके से तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस गिरता जा रहा है मेरी क्वांटिटी डिमांड मार्केट में जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरा मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। क्लियर हो गया? अब हम आ रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इससे क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली इनको डिमांड फंक्शन के नाम से भी पूछ सकता है या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के नाम से भी ये क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट डिपेंड ऑन वन फैक्टर अलोन। जो क्वांटिटी की तुम्हें क्या लगता है, तुम किसी कमोडिटी की डिमांड कितनी करते हो, क्या वो एक चीज पे डिपेंड करती है? नहीं मैम, वो तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। मेरी इनकम कितनी है, मुझे वो चीज पसंद है कि नहीं, मान लो उसका प्राइस गिर भी गया, मुझे चीज में इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं बढ़ेगी उसकी डिमांड मेरे वजह से, है ना। प्राइस पे इफेक्ट करेगा, प्राइस तो हम करता ही प्राइमरी है। इनकम भी इफेक्ट करेगी, तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफेक्ट करेगा, ठीक है। उस पर टैक्स कितना सरकार लगा रही है, इस पर भी इफेक्ट करेगा। पॉपुलेशन कितनी है, किसी चीज़ की डिमांड उस पर भी इफेक्ट करेगी, वो भी इफेक्ट करेगी डिमांड को। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन सारे फैक्टर की वजह से डिमांड क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो जो रिलेशनशिप है डिमांड का और इन फैक्टर्स का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। मतलब क्या रिलेशन है डिमांड का और इन फैक्टर्स का। मतलब जैसे तुम बोलोगे कि इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो क्या रिलेशन है, पॉजिटिव। इनकम गिरने की वजह से डिमांड गिर रही है, क्या रिलेशन है, पॉजिटिव, डायरेक्ट रिलेशन। तो ये जो रिलेशन होता है फैक्टर्स का डिमांड के साथ, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस तुम्हारा पॉजिटिव सेंस में बढ़ा, मतलब प्रोडक्ट के लिए तुम्हारा फेवर सेंस में तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ा, तो डिमांड बढ़ेगी, तो पॉजिटिव रिलेशन। नहीं बढ़ा उसके बिहाफ पे तो नेगेटिव। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डिमांड का और बाकी फैक्टर्स में क्या रिलेशन है, और इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन हमें बताता है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे मेरी डिमांड डिपेंड करेगी। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। हमने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा था। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, एक कंज्यूमर की मैम डिमांड, एक कंज्यूमर कितने अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो होती है मेरी इंडिविजुअल डिमांड। तो मैम क्या हम यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड का और उसको जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनका रिलेशन समझेंगे? हाँ, उसका रिलेशन समझोगे। यहाँ आप समझोगे कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज द
functional relationship between demand for a commodity by one consumer and various factor affecting the demand. मतलब जैसे तुम हो, तुम्हारी किसी कमोडिटी को लेके जो डिमांड होगी उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये रिलेशन हम समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में. ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस फॉर्मूले से. dx मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी x. मान लो कोई कमोडिटी x है जो तुम खरीदना चाहते हो, उसकी जो तुम्हारी डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, px. मतलब प्राइस उसका क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके जो सब्सिट्यूट है कॉम्प्लीमेंट्री है उनका प्राइस भी इफेक्ट करेगा उसकी डिमांड को. कंज्यूमर की इनकम भी इफेक्ट करेगी, है ना, तुम्हारा टेस्ट प्रेफरेंस इफेक्ट करेगा, तुम्हारी फ्यूचर प्राइस को लेके एक्सपेक्टेशन इफेक्ट करेंगी. तो मतलब ये सारे फैक्टर्स तुम्हारी डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. और इनका जब हम रिलेशन समझते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. समझ गए इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होती है. मूव करें नेक्स्ट के साथ जो हम बोलेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन. मैम इंडिविजुअल समझ में आया कि मेरी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, उसके रिलेशन को समझ रहे हैं, तो हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. तो मैं मार्केट में मैं अकेला थोड़ी ना, मार्केट में तो मेरे साथ और भी लोग हैं. हाँ, तो उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड. तो मैम उसका भी कोई रिलेशन है. हाँ, तुमको जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वही सारे फैक्टर तो तुम ही लोग तो मार्केट बना रहे हो ना, तो वो तो तुम सबको इफेक्ट करेंगे ही करेंगे. इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक फैक्टर भी आएंगे जो मार्केट को इफेक्ट करेंगे. मतलब मार्केट डिमांड मतलब सारे कंज्यूमर की डिमांड पे असर डालेंगे, दैट इज पॉपुलेशन. अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स, वो तो मार्केट डिमांड में आएंगे क्योंकि मार्केट तो इंडिविजुअल से बनी. इसके अपार्ट जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो भी किसका अलग से फैक्टर निकल के आएगा, मार्केट डिमांड का. तो मार्केट डिमांड फंक्शन मुझे फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में, डिमांड ऑफ द कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड. मतलब सारे कंज्यूमर की डिमांड और जो फैक्टर्स है जो उस डिमांड को इफेक्ट करे उनके बीच का जो ये रिलेशन है उसको शो करता है मेरा मार्केट डिमांड फंक्शन. कौन कौन से मैम फैक्टर हो सकते हैं बेटा, पहले तो वो सारे फैक्टर होंगे जो तुम्हारे इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट कर रहा था, क्योंकि तुम सब इंडिविजुअली तो मार्केट बना रहे हो. मतलब तुम्हारा जो प्राइस है कमोडिटी, जैसे मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स को इफेक्ट करने वाला प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स का क्या प्राइस है वो इफेक्ट करेगा, रिलेटेड गुड्स का प्राइस इफेक्ट करेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस करेगा, फ्यूचर में तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी करेगा. हाँ मैम ये तो हमने अभी इंडिविजुअल वाले में पढ़ लिया. हाँ तो वो तो है. इसके अपार्ट मार्केट को ओवरऑल कौन से इफेक्ट करेंगे वो भी आ जाएंगे इसमें, जैसे कि पॉपुलेशन, बायर्स कितने हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, ये सब भी इसको इफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन हम करके एक एक करके इसको समझते हैं. सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले फैक्टर पे जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करता है, वो है मेरा प्राइस ऑफ कमोडिटी. कमोडिटी का प्राइस इफेक्ट करेगा. जैसे मान लो जिस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा, जैसे मान लो मेरे कमोडिटी जो मुझे खरीदनी है उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो मेरी डिमांड क्या होगी तुम बताओ, बाकी फैक्टर कांस्टेंट रखो यहाँ पे. तो मेरी डिमांड क्या होगी मैम, जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा तो हम डिमांड कम कर देंगे. हाँ, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है. जैसे प्राइस कमोडिटी का गिरता है डिमांड बढ़ती है, जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है. मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है. प्राइस बढ़ा डिमांड गिरी, प्राइस गिरा डिमांड बढ़ी. क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. जैसे मैंगो का प्राइस 40 पर केजी था तो तुम 1 केजी खरीदते थे, अब प्राइस 30 हो गया पर केजी तो तुम 2 केजी खरीदने लग गए, है ना. तो डिमांड जो है वो कमोडिटी के प्राइस से इफेक्ट होती है, सिर्फ करंट प्राइस से नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड प्राइस से भी इफेक्ट होती है. मान लो तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो तुम बताओ आज तुम डिमांड ज्यादा करोगे कि कम करोगे, मैम हम तो आज ही खरीद के रख लेंगे, अब हमें लग रहा है कल प्राइस बढ़ जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, कुछ भी ऐसा है तो हम लोग तो यही करते हैं, खरीद के पहले से रख लेते हैं. तुम सोचो ना, भले ही आज प्राइस ज्यादा फिर भी तुम खरीद के रख लेते हो, है ना. तो करंट प्राइस पे भी इफेक्ट करता है हमारे डिमांड को और फ्यूचर प्राइस भी करता है. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड. डिमांड फॉर द कमोडिटी सिर्फ उसके प्राइस से नहीं इफेक्ट होती है बल्कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस से भी इफेक्ट होती है. इफ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर गुड, इट इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड. मान लो किसी एक गुड्स की प्राइस में बदलने की वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड पे असर आ गया तो उसे बोलेंगे क्रॉस डिमांड. मतलब
जैसे कोका कोला है और थम्स अप है, कोका कोला का प्राइस बढ़ गया लेकिन डिमांड थम्स अप की बढ़ गई मैम। क्यों? क्योंकि कोका कोला का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड गिर गई और लोग कहाँ स्विच कर गए? थम्स अप पे। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस डिमांड। जब एक गुड के प्राइस के बढ़ने की वजह से दूसरे गुड्स पे इफेक्ट आता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस डिमांड। दो टाइप के गुड्स होते हैं रिलेटेड, एक सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकता है, दो गुड जो एक दूसरे की प्लेस में यूज हो सकते हैं, सेम वांट को सेटिस्फाई करते हैं, इन्हें हम कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी था टाइप्स ऑफ गुड में, क्योंकि ये मार्केट में कॉम्पिटिट करते हैं। इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है मैम? डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस किस उसका बढ़ेगा तो डिमांड उसके साथ वाले दूसरे गुड्स की बढ़ जाएगी, तो पॉजिटिव रिलेशन है। कोका कोला का प्राइस बढ़ा, थम्स अप की डिमांड बढ़ गई, क्या रिलेशन है? पॉजिटिव। जैसे टी एंड कॉफी, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूट, एक ही वांट सेटिस्फाई करते हैं। मान लो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो लोग टी से क्या करते हैं? टी से में शिफ्ट हो जाते हैं कॉफी को छोड़ के। तो टी की डिमांड क्या है? यहाँ पे क्या बोला? फॉल होता है, कॉफी का प्राइस गिरता है। कॉफी का प्राइस गिरेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। तो टी की डिमांड पे क्या असर आएगा उसका? टी की डिमांड मैम गिर जाएगी। कॉफी का प्राइस गिरा, टी की डिमांड गिरेगी, मतलब पॉजिटिव रिलेशन। कॉफी का प्राइस बढ़ा तो बताओ क्या होगा? कॉफी का प्राइस बढ़ेगा मैम, तो कॉफी की प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड गिरेगी, लोग चाय पे स्विच करेंगे तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कॉफी के प्राइस बढ़ने से चाय की डिमांड बढ़ी, क्या? पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस भी बढ़ा और डिमांड भी बढ़ी। ये जो गुड एक दूसरे को जो रिप्लेस कर सकते हैं इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। तो देखो ना, तुम्हारे गुड के प्राइस बदलने की वजह से तुम्हारी डिमांड नहीं बदल रही है, दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है, इस वजह से तुम्हारी डिमांड पे असर आ रहा है। इसे बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो हम एक साथ यूज करते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर तुम साथ में नहीं यूज करोगे तो तुम्हारी नीड सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी। कार के बिना पेट्रोल क्या, पेट्रोल के बिना कार क्या। मतलब तुम्हें अगर मान लो गाड़ी चलानी है, तुम्हें पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तुम्हारी वांट ही नहीं सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ने की वजह से दूसरे की भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो वो भी इफेक्ट करता है डिमांड को। टी एंड शुगर, ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, पेन की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की भी डिमांड बढ़ेगी, है ना। टी एंड शुगर ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम चीनी खरीदेंगे, तो चाय की डिमांड भी गिर जाएगी। इफ प्राइस ऑफ शुगर फॉल, पीपल विल कंज्यूम मोर शुगर, डिमांड फॉर टी राइस। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ये भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में क्या असर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इनकी डिमांड। जैसे अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ा, जैसे मान लो चीनी का प्राइस बढ़ा, तो लोग चीनी तो कम खरीदेंगे, इसके साथ साथ चाय भी कम खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन हो रहा है, समझे। जैसे तुमने क्या किया, चीनी का प्राइस बढ़ा, शुगर का क्या हो रहा है, शुगर का प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग शुगर तो कम खरीद ही रहे हैं। अगर टी की बात करें तो मैम टी की डिमांड की बात करें, इसके प्राइस की बात करें, शुगर का प्राइस बढ़ा तो टी की डिमांड क्या हो गई, गिर गई। क्यों? क्योंकि जब जो लोग चाय मतलब लोग चीनी नहीं खरीद रहे तो चाय भी नहीं खरीदेंगे, तो चाय की डिमांड भी जाएगी। तो यहाँ पे हम प्राइस एक गुड का लेते हैं, डिमांड दूसरे गुड्स की लेते हैं, जिससे हम उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम क्या है वो भी इफेक्ट करता है। मान लो तुम्हारी जेब में बहुत पैसा है, तुम ज्यादा डिमांड करोगे, नहीं है तो तुम नहीं करोगे, भले ही प्राइस बढ़ घट रहा हो, है ना। तो इनकम जो है कंज्यूमर की, वो भी उसकी डिमांड पे इफेक्ट डालती है। इनकम मतलब क्या, मनी इनकम, तुम्हारे पास कितना पैसा है, जो तुम्हारी परचेजिंग पावर डिटरमाइन करता है। तुम खरीदने की कितनी पावर रखते हो, कितना पैसा है तुम्हारे पास। मान के चलते बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो जो इनकम है और डिमांड है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है। देखते होगे तुम्हारे जेब में बहुत पैसे होते हैं तो तुम कहते हो हमें और चाहिए, है ना। जैसे इनकम बढ़ी तुम्हारी डिमांड भी बढ़ी, जैसे इनकम गिरी तुम्हारी डिमांड भी गिर गई। तो इनकम और इसमें डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। किस केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में। मतलब मैम मतलब ये बेटा, जब नॉर्मल गुड्स होते हैं ना, जो तुम यूज करते हो नॉर्मली अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी पुअर होती है।
इनकी क्वालिटी नॉर्मल होती है, इनकी क्वालिटी क्या होती है, पुअर होती है, इन्फीरियर होती है। बेसिकली जो गरीब लोग होते हैं वो इन्फीरियर गुड लेते हैं क्योंकि सस्ते मिलते हैं, जैसे मोटा चावल, मोटा अनाज, ये इन्फीरियर गुड होते हैं। तो नॉर्मल गुड के केस में तो जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी वैसे तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इनमें तो ये होता है क्योंकि तुम डेली लाइफ में यूज करते हो, इनकी क्वालिटी नॉर्मल होती है, जैसे टीवी, क्लोथ, फर्नीचर, ये सब। तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तुम्हारी इनकम 10,000 थी, तुम 2 लीटर दूध खरीदते हो। तुम्हारी इनकम 12,000 हो गया, तुम 3 लीटर खरीद रहे हो। तो नॉर्मल गुड के केस में जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है वैसे तुम्हारी डिमांड बढ़ती है। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं मैम? इन्फीरियर गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जिनमें जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम उनकी डिमांड कम करने लग जाते हो। अच्छा मैम, इनकम बढ़ रही फिर भी डिमांड गिर गई, ऐसे कैसे? क्योंकि बेटा ये इन्फीरियर गुड है। तुम अच्छा कमाओगे तो क्या तुम सस्ता अनाज, मोटा अनाज ऐसा खाओगे? इन्फीरियर क्वालिटी की चीजें खाओगे? नहीं मैम, तो अच्छी चीजें खाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारी इनकम बढ़ी तो तुमने इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तुम्हारी इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड गिर रही है क्योंकि तुम अब बेटर में स्विच कर जाओगे। तो ये याद रखना कि इनकम क्या है कंज्यूमर की, वो भी उसकी डिमांड को अफेक्ट करता है इन केस ऑफ नॉर्मल एंड इन्फीरियर। नेक्स्ट है तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बेसिकली लाइक्स, डिसलाइक, हैबिट्स, ये भी तुम्हारी डिमांड को अफेक्ट करता है। मान लो तुम किसी चीज को बहुत पसंद करते हो तो उसकी डिमांड क्या है, बढ़ेगी। जैसे कंज्यूमर है, उनका अभी ट्रेंड चलेगा, फास्ट फूड है, पिज्जा, ये सब खाना है, तो डिमांड क्या है, बढ़ेगी क्योंकि लोगों की लाइकनेस है उसके टूवर्ड, उनका प्रेफरेंस है उसके टूवर्ड। बट अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट को डिसलाइक करने लग जाए तो फिर मैम, तो फिर डिमांड गिरेगी। मान लो अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जंक फूड अवॉइड कर रहे हैं, तो जंक फूड की डिमांड क्या हो रही है, गिर रही है। ठीक है, तुम्हारा टेस्ट है, प्रेफरेंस, फैशन, लाइफस्टाइल, इन सब की वजह से भी तुम्हारी डिमांड पे असर आता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन्स की अवेलेबिलिटी, इंस्टॉलमेंट स्कीम, बाय नाउ पे लेटर, देखते हैं ना, ये सब फैसिलिटी मिलती हैं। अभी खरीदो बाद में पैसे देना, लोन में ले लो, ईएमआई पे ले लो। तो लोग क्या करते हैं, इसकी वजह से और इनकरेज होते हैं खरीदने के लिए, डिमांड बढ़ जाती है। इजी लोन मिल रहा है, अवेलेबिलिटी, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। लो रेट पे, इंटरेस्ट पे क्रेडिट मिल रहा है, ले लेंगे और डिमांड करेंगे चीज़ों की। लेकिन मान लो अगर लोन नहीं मिल रहा है, हाई रेट पे मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, डिमांड कम करेंगे। तो तुम्हारा जो लोन है या क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी आपकी डिमांड पे असर डालती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे ईएमआई पे मिलते हैं तो तुम लोग क्या करते हो, डिमांड बढ़ा देते हो अपनी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड का मैम फैक्टर। मार्केट डिमांड में वो सारे फैक्टर्स भी आएंगे, इसके अपार्ट मैंने बताया था ना कुछ और भी फैक्टर आएंगे, क्योंकि मार्केट डिमांड बेसिकली बताता है कि सारे कंज्यूमर को की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें तुम्हारा एक आएगा पॉपुलेशन, मतलब लोग कितने हैं। सोचो ना, अगर तुम्हारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ जाए तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी, मैम बढ़ जाएगी। ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो अभी सब डिमांड करेंगे। हाँ, पॉपुलेशन गिर जाएगी तो क्या होगा, मार्केट डिमांड गिर जाएगी। सिर्फ पॉपुलेशन का साइज ही नहीं, उसका कॉम्पोजिशन भी अफेक्ट करता है। मान लो तुम कॉस्मेटिक बनाते हो, ज्वेलरी, साड़ी, ये सब बनाते हो, और तुम्हारे यहाँ पॉपुलेशन फीमेल की बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब साइज के साथ साथ कंपोजिशन क्या है, यंग है, ओल्ड है, मेन है, वेमेन है, चिल्ड्रंस हैं, किनके लिए तुम बना रहे हो, उनका अगर मार्केट कंपोजिशन साइज ज़्यादा है तो तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर कंडीशन भी तुम्हारी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे विंटर सीजन है, तुम वुलन क्लॉथ बनाते हो तो डिमांड बढ़ेगी। समर सीजन है, तुम फैन कूलर बनाते हो, तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी। रेनी सीजन है, तुम रेन कोट वगैरह बनाते हो, तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी। तो तुम किस नेचर का प्रोडक्ट बनाते हो, उसका सीजन है या नहीं, वो भी उसकी डिमांड पे असर डालता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी इफेक्ट करती है। मतलब मैम, मान लो गवर्नमेंट बहुत टैक्स लगाने लग जाए चीज़ों पे, जैसे हाल ही फिलहाल में कार पे बहुत टैक्स लग रहे थे तो कार लोग खरीदना बंद कर रहे थे, है ना। फिर वो लाई कि अभी हम कार पे कम करेंगे टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या टैक्स दे रही, क्या सब्सिडी दे रही है, इसकी वजह से भी डिमांड पे असर आता है। द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है डिमांड को थ्रू टैक्स एंड सब्सिडी। अगर प्राइस बढ़ जाएगा गुड्स का टैक्स लग के तो डिमांड गिरेगी। सब्सिडी अगर एलपीजी वगैरह पे मिलती है तो डिमांड बढ़ जाती है। हाई टैक्स सिगरेट्स इन सब पे लगाती है तो डिमांड गिरती है। स्टेट ऑफ बिजनेस कंडीशन, जो तुम्हारे बिजनेस हैं
उनकी कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कंट्री की, वो भी डिमांड को इफेक्ट करेगा। जब बूम पीरियड होता है, बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ग्रो हो रही है कंट्री, तो लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। इकोनॉमी डेवलपमेंट स्टेज पे है तो लोग अच्छा खासा कमाएंगे भी, पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो खर्च करेंगे, लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कंट्री में। मान लो तुम्हारे यहाँ इस कंट्री में अमीर ज़्यादा हैं और गरीब कम है, तो जो भी कंपनियां बनाएंगी वो अमीरों वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगी क्योंकि उसकी डिमांड होगी, या गरीब लोग ज़्यादा हैं तो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जो बेसिक गुड्स को सेटिस्फाई करे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करेंगे। तो अगर ज़्यादा पुअर लोग हैं तो फूड, बेसिक क्लोथ की डिमांड ज़्यादा होगी, और ज़्यादा अमीर लोग हैं तो कार, एसी और लग्जरियस आइटम की डिमांड ज़्यादा होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन रिच के पास ज़्यादा है, पुअर के पास है, ये भी तुम्हारी डिमांड को अफेक्ट करता है। तो मार्केट डिमांड में पॉपुलेशन और मार्केट डिमांड में अपने गवर्नमेंट का पॉइंट याद रखना है ना, फिर ये वाला पॉइंट याद रखना, स्टेट ऑफ बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और सीजन एंड वेदर, बहुत इजी है, राइट। तो हमने यहाँ पे समझा डिमांड शेड्यूल और ये सब क्या होते हैं, मार्केट शेड्यूल कर्व देख लिए, और साथ साथ हमने फैक्टर समझे कि जो इंडिविजुअल डिमांड को और मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और आई होप आप समझ पाए, और जो अभी आप फैक्टर्स को पढ़ के आए हो ना, कॉन्सेप्ट उससे ही रिलेटेड है, थोड़ा यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच ज़्यादा है जो आपको समझनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिमांड में जो चेंज आते हैं, है ना, हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर थे, क्या सिर्फ प्राइस ही था जो डिमांड को अफेक्ट करता था, या और भी चीज़ें होती हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं। तो ऑफकोर्स हमने देखा कि प्राइस के अलावा इनकम हो गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गई, पॉपुलेशन हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्स सब्सिडीज हो गई, ये सब भी क्या करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो ये जो चेंज इन डिमांड है या शिफ्ट है डिमांड कर्व में, इसको क्या इसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यस, इनके बेसिस पे कि डिमांड को कौन अफेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारे दो चीज़ निकल के आएंगी, दो बेसिस निकल के आएंगी, एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और एक है हमारा चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो अभी हम कौन सा समझेंगे, अभी हम समझेंगे चेंज इन डिमांड में मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व को। तो हमें पता है कि जो कमोडिटी की डिमांड है वो एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, है ना, मतलब सिर्फ प्राइस से इफेक्ट नहीं होती। हो सकता है प्राइस सेम हो बट कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो तो वो हमारे गुड्स की डिमांड क्या कर दे, बढ़ा दे, है ना। तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे इनकम है, टेस्ट है, प्राइस है, रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशन, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, मेरी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। सबसे पहले हम जो समझ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि जो डिमांड में चेंज आ रहा है ना, वो आ रहा है किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। और जब डिमांड हमारी बदलती है प्राइस की वजह से, बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। या फिर इसको हम जब ग्राफ में शो करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेम डिमांड कर्व में ही मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहते हैं, ठीक है। सो मीनिंग क्या है, व्हेन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज एंड ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ये मान के ही चलना है कि बाकी सारे फैक्टर क्या हैं, कांस्टेंट है। डिमांड किस वजह से बदल रही है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से, है ना। अगर आप कांस्टेंट नहीं लिखोगे कॉन्सेप्ट गलत होगा। तो हमें ये मान के चलना, ये अज्यूम करके चलना है कि बाकी सारे फैक्टर्स जो मेरी डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, और सिर्फ मेरा प्राइस है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिस वजह से मेरी डिमांड में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। सो इसको हम शो करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि सेम ही डिमांड कर्व में ही मूवमेंट हो रहा है, मतलब अलग से कोई डिमांड कर्व बन के नहीं आ रहा है ना। इसलिए हम इसे मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व बोलते हैं, क्योंकि प्राइस में ही बदलाव है, उसी वजह से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व है या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, ये दो टाइप के होते हैं, है ना। ये दो टाइप के होते हैं, क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो दो तरीके से आ सकता है, या तो प्राइस बढ़ रहा है ना,
जिसकी वजह से मेरी डिमांड गिर रही है, या तो प्राइस गिर रहा है जिसकी वजह से मेरी डिमांड बढ़ रही है। तो दो वजह से आ सकता है, इसलिए दो टाइप्स में इसको कैटेगराइज करेंगे। पहला है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिमांड मेरी एक्सपैंड होगी, है ना। कैसे एक्सपैंड होगी, कैसे एक्सपेंशन आ रहा है, तो देखो ये हमारा किसका है एग्जाम्पल, ये दो टाइप्स किसके हैं, ये है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, है ना, मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें डिमांड में बदलाव आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो अगर मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है तो मतलब बढ़ रही है, अगर मेरी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी व्हाइल ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ये तो हमें पता है कि सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर प्राइस की वजह से, प्राइस के गिरने की वजह से मेरी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा प्राइस गिर रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रही है उस वजह से, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे ना, तो आप देखना, ये हमने ड्रॉ किया, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। हमने पॉइंट्स लेने हैं, यहाँ पे हमने प्राइस लिया है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांड लिया है, ठीक है। मैंने इसको क्यूडी से डिनोट किया। अभी हम देखो, जब प्राइस मेरा कितना है, प्राइस हम देख रहे हैं कि प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है ना, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड मेरी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस। तो हम ये देखेंगे कि जब प्राइस मेरा 5 था, ठीक है, जब मेरा प्राइस 5, तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड खरीद कर रहे थे, कितनी क्वांटिटी की डिमांड करते, 10 यूनिट्स की, है ना। तो यूनिट कितनी ले रहे थे हम, इसको मैं सही से करूँ तो यहाँ पे मान लो ये 10 यूनिट है, ठीक है। और देन प्राइस क्या हो गया, मेरा गिर गया, प्राइस फॉल हो गया, प्राइस 5 से कितने पे आ गया, प्राइस 5 से गिर के आ गया मेरा 10 पे, सॉरी 3 पे, प्राइस गिर रहा है, मतलब क्या बोल रही हूँ, प्राइस गिर रहा है तो 3 पे आया, ठीक है। एक मिनट, ये तो हो गया, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करेंगे सही से, तुम लोग सही से ड्रॉ करना है, ये स्केल नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो प्राइस आ गया मेरा 3 पे, तो ऑफ कोर्स यार जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड में बढ़ा दूंगी। अब मैं क्वांटिटी डिमांड करने लगी 20 की, तो आपने क्या देखा कि जैसे मेरा प्राइस यहाँ से फॉल होता है, मेरी क्वांटिटी डिमांड इधर को क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो ये शो करता है हमारा कि जो डिमांड कर्व में जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, अगर आप देखो ये पॉइंट, पहले हम 5 प्राइस पे 10 ले रहे थे, पॉइंट ए था, और अब प्राइस गिरने की वजह से हम कहाँ पे आ गए, बी की तरफ। तो हम इस तरफ क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। हमारा मूवमेंट आप देखोगे कि डाउनवर्ड आ रहा है, हम इस तरफ को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शो करते हैं विद द, कि हमारे सेम डिमांड कर्व में क्या आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं चेंज इन सेम डिमांड कर्व, है ना। मूवमेंट जो है वो हमारे सेम डिमांड कर्व में हो रहा है कि ए पॉइंट से अब हम बी पॉइंट को तरफ शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव टेबल ये क्लियर है आपको कि प्राइस 5 से 3 गिरता है तो क्वांटिटी डिमांड मेरी 10 से 20 हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन। जब मेरी डिमांड इंक्रीज होती है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस एंड कीपिंग द अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर मेरे क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डाउनवर्ड जो शिफ्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है आपका, वो इसका दूसरा टाइप है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अपोजिट होगा। वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि मेरा प्राइस के गिरने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे अपोजिट होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मतलब डिमांड फॉल हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मींस फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है। क्यों, क्योंकि प्राइस कमोडिटी का इंक्रीज हो रहा है और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। प्राइस की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड गिर रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई। तो क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज होता है और इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं अपवर्ड मूवमेंट। वहां पे कैसा मूवमेंट था, डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना, डाउन की तरफ एरो जा रहा था। यहां पे मूवमेंट हम देखेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, किसमें, सेम डिमांड कर्व में हो रहा है ना। डिमांड कर्व वहां कोई बदला, कोई अलग से कर्व बनाया नहीं, जो मेरा डिमांड कर्व था उसमें ही मैंने क्या किया था, शो किया था। जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो यही डिमांड कर्व मेरा बन के आया, तो इसमें ही हम देख रहे हैं यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना, अलग से कोई कर्व नहीं बन के आया है। तो चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस में बढ़ रहा है, तो प्राइस के बढ़ने वजह से मेरी डिमांड जो है वो फॉल हो रही है, बाकी सारे फैक्टर मेरे यहाँ कांस्टेंट है और डिमांड कर्व भी सेम रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम देखते हैं, ठीक है, मैं 10 से कर रही हूँ, देखो सेम रहेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर हम प्राइस लेंगे, ठीक है, इधर हम क्यूडी लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो, जब प्राइस मेरा 3 था, ठीक है, तो पहले तो मेरा प्राइस 3 था, तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीदती थी, तो मैं 30 की क्वांटिटी खरीदती थी, ठीक है।
जैसे मेरा प्राइस बढ़ गया, अब मैं ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी तो खरीदूंगी नहीं। अब प्राइस हो गया 5, तो मैंने क्वांटिटी भी अपनी क्या कर दी, कम कर दी, मैं 20 पे आ गई। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो डिमांड कर्व है इसमें शिफ्ट कैसे हो रहा है, 30 से हम 20 की ओर आ रहे हैं, मतलब हम इधर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हम ए पॉइंट पे थे, अब ए से हम बी पे आए हैं, है ना, क्योंकि पहले 3 था प्राइस, तो हम 30 ले रहे थे। अब प्राइस जैसे मेरा बढ़ गया 5 से हो गया, तो हम 20 क्वांटिटी ही अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसका मतलब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट के टुवर्ड शिफ्ट किए हैं। तो ये शिफ्ट कैसा दिख रहा है आपको, अपवर्ड दिख रहा है ना, ऊपर की ओर दिख रहा है। तो इसको हम इस तरीके से शोकेस करते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये याद भी रखना है कि मूवमेंट जो हो रहा है अलॉन्ग द सेम डिमांड का, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। उधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इधर कैसे हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट देख रहे हो, वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांड गिरती है क्योंकि प्राइस बढ़ता है, और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं आपकी शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अभी तक हमने क्या देखा, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, जिसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट आ रहा है हमारा चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड में चेंज हो रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, दैट इज शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। मतलब डिमांड कर्व सेम रहेगा, नहीं, यहां पे डिमांड कर्व मेरा शिफ्ट करेगा। ओके, सो व्हेन डिमांड चेंज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, क्यों ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड मेरी चेंज हो रही है वो प्राइस की वजह से नहीं हो रही है। वहां पे आपने देखा कि प्राइस की वजह से हो रही थी, प्राइस बढ़ रहा था, प्राइस घट रहा था, उस वजह से था कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो मेरी चेंजेस आ रहे हैं डिमांड में, वो बाकी फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं। मतलब प्राइस कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। क्या क्या चेंज हो सकता है, जैसे इनकम, है ना, इनकम बढ़ सकती है कंज्यूमर की, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा भले प्राइस सेम हो, है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमने पढ़े भी है इससे पहले। इन सबके चेंज की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो शिफ्ट ऑफ डिमांड का या चेंज इन डिमांड, इसे चेंज इन डिमांड बोलते हैं, उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स क्या हैं, इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है इंक्रीज और एक है डिक्रीज इन डिमांड। इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है इंक्रीज इन डिमांड और एक है डिक्रीज इन डिमांड। उसके कितने थे, दो टाइप, एक था एक्सपेंशन और एक था कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब डिमांड इंक्रीज होती है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, है ना। जब डिमांड चेंज होती है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड मेरी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बाकी फैक्टर्स की वजह से, इनकम बढ़ गई इस वजह से, है ना, रिलेटेड गुड का प्राइस गिर गया इस वजह से मेरी डिमांड बदल रही है, इस वजह से नहीं कि कोई प्राइस में कोई बदलाव आ रहा, प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, जब डिमांड गिरती है, क्यों, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, अदर देन प्राइस, इसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस कांस्टेंट है, जो भी चेंज है वो इनकम में आया, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आया, गवर्नमेंट की सब्सिडीज टैक्सेस में आ सकता है, इस वजह से मेरी डिमांड में हम देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रही है, बाकी फैक्टर्स की वजह से नहीं। तो इसको भी हम डिटेल में देखते हैं, पहले इंक्रीज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, क्यों बढ़ेगी, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस क्या रहेगा, सेम। डिमांड राइज होती है कमोडिटी की एट द सेम प्राइस, किस वजह से, ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, है ना। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा, डिमांड बदल रही है नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। जहां हम एक्सपेंशन पढ़ रहे थे वहां हम बोले थे कि डिमांड बढ़ रही है, वहां पे भी तो बढ़ रही थी, बट किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, इसलिए क्या बोलते थे उसको, एक्सपेंशन, है ना। यहाँ पे भी डिमांड बढ़ रही है, बट किस वजह से बढ़ रही है, प्राइस की वजह से नहीं, बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। किस में आएगा, शिफ्ट वाले में, है ना, क्योंकि डिमांड कर्व आप देखोगे यहाँ पे शिफ्ट होगा, सेम कर्व में ही मूवमेंट नहीं शो होगा। ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ सकती है, पॉपुलेशन बढ़ गई, हो सकता है इसलिए डिमांड बढ़ गई, है ना। जो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो गुड्स के फेवर में आ गया, इसलिए सब्सिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ गए, इसलिए लोग हमारे पे स्विच कर गए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस गिर गया, इसलिए हमारे भी गुड्स का कॉम्प्लीमेंट्री था उसका, तो हमारे गुड्स की भी डिमांड बढ़ गई, है ना। इस वजह से मेरी क्या हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देखो ऐसे हम करेंगे, इसको सेम है, हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेंगे, यहाँ पे हम प्राइस शो करेंगे, यहाँ पे हम डिमांड शो करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम डिमांड शो करेंगे, ठीक है। यहाँ क्यूडेन ले लेंगे क्योंकि क्वांटिटी डिमांड नहीं है, डिमांड है। अब हम इसको क्या करेंगे, लिख भी सकते हैं, बट क्वांटिटी डिमांडेड वाला कॉन्सेप्ट तो कंफ्यूज मत हो, तो हम सिंपल डिमांड लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइस पे, तो प्राइस देखो, प्राइस मेरा कांस्टेंट रहेगा, वहाँ पे क्या था, तुम देख रहे थे कि प्राइस बदल रहा था ना, यहाँ पे प्राइस नहीं बदलता, यहाँ पे प्राइस क्या है, जैसे 10 है, इसको मुझे यहाँ पे लिखना है,
ठीक है, प्राइस मेरा 10 है। अब इस 10 प्राइस पे पहले मैं कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, 5, हो सकता मेरी इनकम बढ़ गई, तो फिर मैं 5 से कहाँ पे आ गई, 10 पे। तो यहाँ पे जो चेंज आया है ना डिमांड पे, वो किसकी वजह से नहीं आया, प्राइस की वजह से, क्योंकि तो आप देख पा रहे हो कि प्राइस मेरा अभी क्या है, कांस्टेंट ही है। डिमांड जो बदल रही है वो बदल ही बाकी फैक्टर्स की वजह से। तो अब आप देख सकते हो कि पहले में हमारा डिमांड क्या था, ये था, अब हम क्या कर गए, शिफ्ट कर गए, मतलब जो मेरा न्यू डिमांड का बन के आ रहा है वो ये है। तो ये जो है वो मूवमेंट हमें किस साइड दिख रहा है, ऊपर की साइड कह सकते हो, और इधर हम किधर मूव कर रहे हैं, राइटवर्ड शिफ्ट, है ना, लेफ्ट नहीं राइटवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट जो है वो हमें इस तरीके के केस में देखने को मिलेगा, जो कि आपको याद भी रखना है ना, कि डिमांड कर्व का मूवमेंट कैसा होता है, या डिमांड कर्व का शिफ्ट कैसा होता है बेसिकली। तो शिफ्ट होता है अपवर्ड और टुवर्ड द राइट, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या, कि यहाँ पे हमारी डिमांड कम होगी, डिक्रीज होगी, फॉल होगी। क्यों, क्योंकि प्राइस बदल रहा है, नहीं, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, इसलिए बदल रहा है क्योंकि डिमांड इसलिए गिर रही है क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी खरीदता है एट द सेम प्राइस। यहाँ पे डिमांड जो बदल रही है वो इस वजह से नहीं बदल रही क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है, नहीं, क्वांटिटी कम खरीदना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस आ गए। हो सकता है इसकी इनकम गिर गई हो सकता है उसका प्रेफरेंस ही बदल गया हो, तो अब वो नहीं उसकी डिमांड कर रहा है, उसकी डिमांड गिर गई, है ना, प्राइस भले भी वही सेम है, तो डिमांड गिरती है। यहाँ पे डिमांड कर्व का कैसा होगा, यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डाउनवर्ड की ओर। उसको भी अब देख लेते हैं, जैसे कि हम अगर इसको ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, आप स्केल से सही बनाना, ये डिमांड हो गई मेरी, ठीक है, ये मेरा प्राइस हो गया। प्राइस तो सेम रहेगा, हमने देखा भी कि प्राइस मेरा कांस्टेंट ही रहता है। तो अब 10 है, तो पहले मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रही थी, 10, है ना, फिर उसी मान लो मेरी इनकम कम हो गई, अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अब मैं 5 यूनिट खरीदी। तो पहले हमारा डिमांड क्या कर्व कैसा बन रहा था, इसको अटैच करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा वैसा दूर है, और अब मेरा डिमांड कर्व कैसे बन रहा है, नया वाला डी डी1 हम इधर आ गए। तो तुम देख रहे हो कि हम इधर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं ना, पहले यहाँ थे, इस पॉइंट पे थे, अब हम इस पे आ गए हैं, तो मेरा डिमांड कर्व इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि लेफ्टवर्ड, और मूवमेंट देखो एरो कि इधर डाउनवर्ड हमें नजर आ रहा है गिरते हुए। तो इसीलिए हमने बोला कि जो डिमांड कर्व यहाँ पे बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा बनेगा लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड कह सकते हो, टुवर्ड द लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमें कर्व भी याद रखने हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि अपवर्ड बन रहा था, क्यों, क्योंकि मेरा शिफ्ट इधर की ओर जा रहा था, मतलब प्राइस से हम क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे थे, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो तो हम उधर मूव कर रहे थे, बट हम यहाँ क्वांटिटी डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम इस साइड आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना था कि क्यों हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होती है और हम कैसे इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है आपको पढ़ना है, वो है कॉजेज बिहाइंड द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये जो डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है उसका रीजन क्या है, हमने देखा कि बाकी फैक्टर्स के बदलने की वजह से शिफ्ट आता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो किस वजह से, तो बाकी सारे फैक्टर बस जस्ट एक्सप्लेन है, देख सकते हैं हम। इनकम के बदलने से, है ना, जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, तो बढ़ा दोगे, डिमांड तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे तुम्हारी डिमांड इंक्रीज होगी तो बताओ किधर को मूवमेंट होगा, लेफ्टवर्ड की राइटवर्ड। तो अभी हमने देखा था कि जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो हम इस साइड मूव करेंगे, है ना, कब शिफ्ट करेगा हमारा राइट साइड, और जब डिक्रीज होती है तो हम लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड साइड जाते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट इज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स के प्राइस बदल गए, मतलब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स जैसे कि सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लो हम कॉफ़ी बेचते थे, है ना, हमारा कॉफ़ी का प्राइस आज भी सेम है, लेकिन टी जो हमारे कॉम्पिटिटर थे उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो अब लोग चाय तो नहीं खरीदेंगे, अब हमारी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। तो मेरी डिमांड इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि मैंने प्राइस कम किया, नहीं, वो इसलिए बढ़ी क्योंकि कॉम्पिटिटर का प्राइस बढ़ गया, है ना, तो उस वजह से वो मेरी डिमांड में चेंज देखने को मिला, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड का। तो प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ गया, इसलिए मेरे डिमांड जो है टी की वो बढ़ गई, तो मेरा डिमांड अगर टी की बढ़ेगी तो हम किस साइड मूव करेंगे, राइटवर्ड, और जब डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड, याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, मान लो मिल्क की डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली शुगर की भी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कंज्यूमर का वो मेरे प्रोडक्ट के फेवर में बदला तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, भले ही प्राइस सेम हो, ठीक है। और अगर वो डिसलाइक जो है, ठीक है, वो उनका हो गया, मेरे प्रोडक्ट के फेवर में नहीं बदला, तो ऑफ कोर्स मेरी डिमांड गिर जाएगी, भले ही हमारा प्राइस कांस्टेंट हो। नेक्स्ट इज चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ऑफ कोर्स आपको पता है डिमांड बढ़ती है, तो हम मूव करेंगे राइटवर्ड, और अगर गिर गई तो डिमांड गिर जाएगी।
गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर टैक्सेस बढ़ गए है ना, टैक्सेस बढ़ गए, प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, हमारी डिमांड गिर जाएगी, भले हमारा प्राइस सेम है बट टैक्सेस की वजह से चीज़ें बदल जाएंगी, वो हमें इंक्रीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मान लो टैक्सेस का, अब ये भी सोच रहे हो कि टैक्स बढ़ गया तो प्राइस का भी इंक्रीमेंट होगा, बट ये भी तो सेंस हो सकता है कि तुम्हारे लिए बाकी सारी चीज़ों में टैक्स बढ़ गया, मेरे गुड्स में उतना नहीं भी बढ़ा, देन टू तुम्हारी पैसे तो कम हो गए ना उस वजह से, क्योंकि तुम बाकी जगह टैक्सेस दे रहे हो, तो उस वजह से तुम यहाँ पे भी चीज़ें डिमांड कम करना शुरू करोगे, है ना, तो उस सेंस में भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर मेरे फेवर में बदली है तो ऑफकोर्स डिमांड बढ़ेगी, है ना, और अगर नहीं है तो डिमांड गिरेगी। तो वही है जो सेम रिपीट हो गया यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया। नेक्स्ट डिफरेंस है, क्योंकि हमें लगता है कि एक्सटेंशन में भी डिमांड बढ़ रही है और अगर हम देखें तो इंक्रीज इन डिमांड में भी डिमांड बढ़ रही है, बट आपको पता है कि जब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है तो वहाँ पे डिमांड इंक्रीज होती है, बट किस वजह से होती है, क्योंकि प्राइस गिरता है ना, प्राइस रीजन होता है इस वजह से। और जब इंक्रीज होता है डिमांड में तो हम बोलते हैं कि डिमांड बढ़ती है, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस सेम रहता है बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से। तो डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे मूवमेंट कैसा है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, हमने देखा है ना, हमने उधर भी एक्सप्लेन किया था कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है अलोंग द सेम डिमांड का, डिमांड कब नहीं बदल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा था जब इंक्रीज हुई थी डिमांड, कि हम शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि प्राइस कॉन्स्टेंट है ना, तो प्राइस जब सेम रहता है तो हमारा जो डिमांड कर वो शिफ्ट करता है, और जब इंक्रीज होता है तो वो अपवर्ड जाता है, और जब डिक्रीज होता है तो वो डाउनवर्ड लेफ्ट साइड आता है। वही है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का, आपको एग्जांपल पूरा दिया है टेबल के थ्रू, की 10 है तो 100 यूनिट कंज्यूम करते थे, है ना, फिर जैसे प्राइस कम हुआ तो हमने बढ़ा दी, जैसे प्राइस 10 से 8 हुआ तो डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ डिमांड क्यों बढ़ रही है, प्राइस की चेंज की वजह से, है ना। और यहाँ पे देखो प्राइस सेम ही है लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से अदर देन प्राइस। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में भी लोगों को कंफ्यूजन होती है, कहते हैं डिमांड तो उसमें भी गिर रही है उसमें भी गिर रही है, बट देखो ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड फॉल हो रही है, बट किस वजह से, क्योंकि प्राइस बढ़ गया इस वजह से, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। और यहाँ पे डिमांड क्यों गिर रही है, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस सेम है, बाकी सारे फैक्टर्स के बदलने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे भी अगर कर्व की बात करें कॉन्ट्रैक्शन में, तो हमने देखा था कि सेम डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होता है और यहाँ पे डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, हम अलग से डिमांड कर्व शो करते हैं। सिमिलरली शेड्यूल है आपका 10 से, जब प्राइस 10 था तो हम 100 ले रहे थे, प्राइस बढ़ गया तो हमने कम कर दिया, मतलब प्राइस की वजह से मेरी डिमांड में चेंज है। और यहाँ पे सेम है, प्राइस सेम है बट डिमांड मेरी बदल गई, गिर गई, क्यों, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो यही था आपका चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट वाला पॉइंट जो हमने देखा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, राइट। सो हमने इसको एक्सप्लेन किया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगी तो कमेंट्स में जरूर पूछना और इसको गो थ्रू करना, क्योंकि जो ये डिफरेंस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समअप हो जाता है कि कितना आपको पता है। और डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो उसको अपने एंड पे सही से ड्रॉ करना, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में चीज़ों को कवर करेंगे। हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट में अब इलास्टिसिटी और देन सप्लाई एंड देन बाकी सारी चीज़ें बहुत हैं आपके सिलेबस में। सो 1 बाय 1 हम कवर करेंगे और सिलेबस हो जाएगा, आई थिंक आपके अप्रैल में पेपर है तो उसकी आप चिंता मत करो, वो उससे पहले ही मैं वाइंड अप कर दूँगी, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।